अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में वेलकम कहेंगे। मैं हूं हाफिज नजमो साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। किसी भी मुल्क के लिए उसके स्पोर्ट्समैन क्या किरदार अदा करते हैं वो आपको पता है, बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो हमारे मुल्क में बल्कि बाहर के मुल्क में भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरहान महबूब साहब, स्क्वॉश के प्लेयर हैं। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया। फरहान साहब के बारे में बताते चलूं कि स्क्वॉश का जहां पर नाम आता था पाकिस्तान में या दुनिया भर में, तो दो नाम जहन में आ जाते थे, जहांगीर खान, जमशेद खान। और ये ऐसे प्लेयर्स थे कि कहा जाता था, हमारे वालिद हमें ये कहानी सुनाते थे कि ये अनबीटेबल थे। अगर इन्होंने हराया है तो एक दूसरे को ही हराया है, पूरी दुनिया में इनको कोई हरा नहीं सका। ये एक ऐसी स्पोर्ट्स थी, जब हमने हॉकी की बात की तो हॉकी पाकिस्तान में एक वक्त पे उरूज पे थी। क्रिकेट अब उरूज पे चल रही है। स्क्वॉश भी दोबारा जो है अपने आप को रिवाइव कर रही है, लेकिन एक वक्त होता था कि पूरी दुनिया में जहां पर स्क्वॉश का नाम आता था तो पाकिस्तान, जहांगीर खान या जमशेद खान, यही तीन नाम जहन में आते थे। तो आज हमारे साथ फरहान महबूब मौजूद हैं। प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको हासिल हुआ है और उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं स्क्वॉश के अंदर। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो बात का जिक्र किया जहांगीर खान और जमशेद खान, उनके भांजे हैं, तो ये तो इनकी फैमिली का ही गेम है, इसलिए आज स्क्वॉश के हवाले से तमाम बातें होंगी। फरहान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मतलब एक कहते हैं ना कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं तो बड़ी खुशी होती है दिल से और रिस्पेक्ट भी मिलती है, तो थैंक यू सो मच अगेन। आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सामने आना बहुत ज़रूरी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया और इस न सिर्फ अपने लिए बल्कि इस मुल्क के लिए किया। सबसे पहले तो सुबह का वक्त है, आप हमारे साथ मौजूद हैं आज, बहुत शुक्रिया। लेकिन वैसे क्या सुबह का आगाज़ होता है? सुबह हमारी जब टूर्नामेंट्स नज़दीक होते हैं तो सेशंस जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो स्क्वॉश जो है वो बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा कि बहुत फिटनेस की गेम है, तो इसके लिए आपको रेगुलर फिटनेस की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि स्क्वॉश ऐसी गेम है, अगर आप मैक्सिमम एक हफ़्ता भी ना खेलें तो आप वो जब नेक्स्ट डे स्क्वॉश में आते हैं तो एनर्जी लेवल ऐसी होती है कि आप कोर्ट में गिर रहे हो या आपको थकान बहुत ज़्यादा होती है ना, थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि इसकी हर दिन ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये है ही फिटनेस की गेम, रनिंग गेम है। तो सुबह हम लोग उठते हैं, तकरीबन सेशंस ऐसे होते हैं कि गर्मियों में 4 बजे होते हैं, क्योंकि धूप ज़रा जल्दी निकलती है और काफ़ी तेज़ होती है, तो उसमें आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। अगर सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में फिर हम लोग 7 बजे भी कर सकते हैं, 8 बजे भी कर सकते हैं। तो सुबह की ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद हमारी कोर्ट में आके 10 to 12 कोर्ट प्रैक्टिस होती है, जिसमें हम लोग थ्रू आउट स्किल की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी स्किल अच्छी हो। फिर हम लोग 2 to 4 अगेन गेम ट्रेनिंग करते हैं या 3 to 5 गेम ट्रेनिंग करते हैं। वो सिर्फ गेम्स हम लोग खेलते हैं। डिफरेंट किस्म की प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं, तो एक बेस्ट ऑफ 5 एक प्लेयर के साथ खेला, फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑफ 5 एक प्लेयर के साथ है, तो तकरीबन मैं 3 के 4 प्लेयरों के साथ खेलता हूँ, तो मोर देन 20 गेम्स। अच्छा, पूरे दिन खेली स्क्वॉश ही जाती है? पूरे दिन स्क्वॉश ही खेली जाती है, तो रेस्ट उसमें बहुत कम होता है। ओनली संडे हमें ब्रेक मिलता है। तो ठीक है, ये आपकी रूटीन है। ये रूटीन। अगर जरा हम बचपन में चले जाएं, फरहान के बचपन के बारे में डिस्कस करते हैं। कहाँ पैदा हुए, कैसे आगाज़ लिया स्क्वॉश के अंदर, और फिर एक वक्त जब आप देखते होंगे कि आपके मामू खेलते थे और पाकिस्तान फ़ख्र के साथ कह सकता था कि ये हमारा जो है एम्बेसडर है, ये हमारा फेस है। ये स्टोरी मेरी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि मैं नवाकली जो हमारा पेशावर का गांव है, बिल्कुल कैंट के साथ ही, और जहाँ से ये 8 वर्ल्ड चैम्पियंस जो है स्क्वॉश के प्रोड्यूस हुए थे, जो हाशिम खान से लेके उसका एंड हुआ जमशेद खान तक। तो 1951 से लेके 1997 तक जो स्क्वॉश ने पूरा मतलब पूरी दुनिया पे एक राज किया हुआ है, वो नवाकली से, सिर्फ नवाकली से, ओनली नवाकली से। कोई और सिटी नहीं है, कोई और पेशावर के अंदर कोई इलाका नहीं है, सिर्फ मतलब नवाकली के पास एक बहुत बड़ा एजाज है, जिसमें से उमर गुल भी मतलब निकला। उमर गुल भी उसी गांव का, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, वो भी मेरा, क्योंकि थोड़ा दूर ही रहता था लेकिन मतलब उसी गांव का था। ठीक। तो उमर गुल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है। तो मेरा आगाज़ हुआ था, मैं छोटा था, तो मेरे वालिद जो है वो जानशेर मामू के मेरे 15 इयर्स कोच थे। तो वो उनके साथ ट्रैवलिंग करते थे। तो उस ज़माने में तो खैर PTV चैनल ही होता था,
तो मैं अक्सर मामू को जब टूर्नामेंट जीत के आ रहा होता था या जहांगीर अंकल को टीवी पे जब आ रहा होता था तो वो टीवी पे अक्सर उनको देखते थे। फिर मुझे एक बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि एक शौक ऐसे हो गया था कि जब इनको एयर चीफ मिलने जा रहा है, आर्मी चीफ मिलने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर बहुत मिलने अच्छा जा रहा है, लगता है ना एयरपोर्ट पे आपको। रिसीव कर रहा था हाँ। कि वर्ल्ड चैम्पियन को रिसीव, तो अक्सर मैं अपनी वालदा के साथ लगा होता था कि मैं भी तो स्क्वॉश खेल सकता हूँ, क्योंकि उन दिनों में मैं स्क्वॉश नहीं खेलता था जिस ये तरह किस एज की बच्चे। आप बात कर रहे हैं? मैं था तकरीबन 5-6 साल का ठीक था। ठीक। तो पतंगे उड़ाना, कंचे खेलना, जो बस बच्चों यही की एक हमारी आदत गेम हाँ, थी। games होती हैं। तो इस टाइम हमें बिल्कुल फोकस ही नहीं होता था कि मैंने स्क्वॉश भी खेलनी है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे जब बढ़ता गया तो मुझे माँ मारती भी थी कि ये गेम छोड़ो। ये मारने का भी कॉन्सेप्ट जो है ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वालिदैन की तरफ से कितना सपोर्ट मिला ये सब हम जानेंगे। एक पहले सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फरहान हमारे साथ मौजूद हैं, गपशप का सिलसिला जारी है, पर्सनल ग्रूमिंग आप लोग देखें। वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह का आगाज़ अच्छा हो तो कहते हैं दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि आपकी सुबह, आपका दिन, आपकी शाम बेहतरीन हो। मैं हूँ आपका होस्ट फसी मेहता। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो अभी करंट सीरीज़ चल रही है एपिसोड्स की, हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे, वर्क प्लेस पे, मॉडर्न वर्क प्लेस पे, कोलैबोरेशन पे, डाइवर्सिटी पे हमने बात की। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है टीम वर्क। अब कहने को ये बहुत आसान लफ्ज़ है, पर इसमें इतनी पेचीदगियाँ भी हैं और आसानियाँ भी हैं, मुश्किलें भी हैं, चैलेंजेस हैं, क्योंकि हर एक के साथ एक रिदम मिलना, आपकी चाहे टीम आपके दफ्तर के अंदर हो या आप किसी और इदारे के साथ टीम अप कर रहे हो, मिल के काम कर रहे हो, मिलकर काम करना किसी भी इदारे में, कोलैबोरेशन इज द की टू सक्सेस। आपने ऊपर आना है, आपने बेहतरीन परफॉर्म करना है एज अ टीम, एज अ डिपार्टमेंट, या एज अ मैनेजर, या इवन एज अ इंडिविजुअल, तो टीम वर्क एबिलिटी जो है वो आप में होनी ज़रूरी है। अब बहुत सारे इदारे जब किसी को हायर करते हैं तो टीम वर्क जो है वो चेक करते हैं कि ये बंदा टीम प्लेयर है कि नहीं, और टीम वर्क चेक करने के लिए वो पूछते हैं कि भाई आपने कभी किसी टीम में कंट्रीब्यूट किया, कोई चैलेंजेस बताएं जो आए हों लोगों के साथ काम करने में, आपकी क्या सक्सेस है, आपके इदारे के जो लोग हैं या आपके इर्द गिर्द जो लोग जिनके साथ आपने काम किया है, अगर हम उनसे आपके बारे में पूछें तो वो सबसे पहले क्या नाम लेंगे, क्या वो उनके फ़ौरन जो फर्स्ट थॉट आएगी वो क्या होगी। कोई कहेगा बहुत अच्छा आदमी है, कोई कहेगा खड़ूस है, कोई कहेगा बहुत मेहनत करता है। ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये उस शख्स की हैं जो एक टीम प्लेयर है। अब टीम वर्क कैसे करते हैं, और मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जो इदारे हैं, जो जितने दुनिया के बड़े से बड़े नाम हैं, ये जो फैंग कंपनीज खिलाती हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, दुनिया की टॉप की टेक्नोलॉजी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट ले लें या नॉन टेक कंपनीज भी आप ले लें, सब इदारे एक ही वजह से सक्सेसफुल हैं, बिकॉज ऑफ इट्स पीपल। और पीपल अलोन डोंट डू इट, दे वर्क इन टीम्स। टीम्स मेक कंपनीज सक्सेसफुल। Teams and people drive innovation, they drive results, and they help raise organizations. So जब इदारा ऊपर आता है तो अपने लोगों की वजह से आता है, अपने people की वजह से, अपनी teams की वजह से। आप अगर एक अच्छे टीम प्लेयर होंगे तो आपके अंदर जो मादा है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चाहिए एक बंदे को सक्सेसफुल मैनेजर, एक सक्सेसफुल लीडर बनने में, वो नजर आएंगे। अब टीम प्लेयर कौन होता है? टीम प्लेयर वो होता है जो सबके साथ चले, कोलैबोरेट करे, मिलकर काम करे। डिफरेंसेस हर जगह होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो मेरे ख्याल में एक खूबसूरत बात है। इससे आपको पता चलता है कि कोई ऐसा पहलू तो नहीं रह गया जो आपके जहन में ना आ रहा हो और दूसरा बंदा लेकर आ रहा है। आप हर तरह से एक मुतवाज़न फैसला करने की सलाहियत रखते हैं जब डाइवर्सिटी होती है, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और टीम वर्क में डिफरेंस आना इज़ नॉर्मल। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग पे भी बात की थी। कॉन्फ्लिक्ट्स जब आएँ तो उससे कैसे हैंडल करना है।
उसे कैसे मैनेज करना है, कौन सा स्टाइल आप रख सकते हैं। सो टीम वर्क में एक बात बड़ी जहन में रखिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, और ख़ास तौर पे मैंने देखा है अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग जो मैनेजरियल लेवल पे जब आते हैं तो उनको एक आदत होती है खुद अपने हाथ से काम करने की, तो वो सारे टास्क अपने ऊपर डाल लेते हैं, अपने ऊपर लाद लेते हैं। सीनियर मैनेजमेंट ने कहा ये रिपोर्ट चाहिए, ये प्रेजेंटेशन चाहिए, ये इनिशिएटिव कर दो, ये ईमेल कर दो, ओवरवेल्म हो जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ मैं कर दूंगा, हर चीज़ अपने पे ले ली, डेलीगेट नहीं किया। सो मैनेजर का सबसे पहला काम है मैनेज करना। किसको? पीपल को। सो यू हैव टू मैनेज टीम्स, यू हैव टू मैनेज पीपल, यू हैव टू नो एंड लर्न टू डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब ये हुआ कि जो काम आपकी टीम में लोग करने की सलाहियत रखते हैं या उनका किरदार, उसका रोल ही काम का ये है कि उसने काम करना है, या आप उन्हें ये काम देना चाहते हैं ताकि वो लर्न करें या वो बेहतर परफॉर्म करें, ये काम उनको हैंड ओवर करना है और बताएं कि ये क्या है, कब इसकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है और इसका इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या होगा और आपको क्या चाहिए। अगर आपकी उनकी केमिस्ट्री और रिदम मिला हुआ है तो जल्द आपको वही मिलेगा जो आपने चाहा या सोचा या मांगा। ये जो ट्रस्ट है ना, ये बड़ी मुश्किल से लोग करते हैं और डेलीगेट नहीं करते। जब अपने पे रखते हैं तो बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं, आप डेडलाइंस मिस करते हैं, आप अपनी मैनेजमेंट के आगे गंदे हो जाते हैं। सो सबसे पहले तो डेलीगेट करना सीखें, लोगों के साथ मिल के काम करना सीखें। कुछ चीज़ें जो आप नहीं भी खुद कर सकते या आपके पास टीम नहीं है, आपके कॉलीग्स अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए, तो अपने आप बॉस से भी पूछ सकते हैं। और अगर बॉस को कोई इतराज़ नहीं है, बॉस बहुत चिल्ड है आपका, तो आप जाइए और लोगों को कहिए कि आई नीड हेल्प। इट इज़ नेवर अ बैड थिंग टू से कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपका गोल अचीव करना ज़रूरी है, आपका किसी के साथ मिल के काम करना ज़रूरी है। एक बात ज़हन में रखिएगा, टीम वर्क्स मेक्स द ड्रीम वर्क। कि जो भी आपने ख्वाब देखा है कि मैंने अपने इदारे को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने टीम को कहीं लेके जाना है, वो तब भी पॉसिबल जब सब इकट्ठे मिलकर उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। 1 + 1 11 हो जाता है। वो एक बड़ा अच्छा फेमस कॉल है, शायद अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इफ़ यू वांट टू गो अलोन गो फास्ट। तो सबसे पहले अगर आप बहुत सेल्फ अवेयर हैं, आपको पता होगा कि मेरे में क्या गैप है। कुछ लोग हैं जिनके रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ के रिसर्च स्किल्स अच्छे होते हैं, और कुछ लोग बहुत बारीक बीन होते हैं, आते ही सब देख लेते हैं, बारीकी में जाके चीज़ों को भांप लेते हैं। ये सब जब मिलते हैं तो ही वो सिनर्जी बनती है, जो एक टीम की खूबी है, जो उसकी एक हुस्न है। देखिए ना, ये जब आप आपस में उंगलियां भी मिलाते हैं ना, तो दिस मेक्स अ होल। सो दैट्स हाउ टीम्स वर्क टुगेदर। अगर एक बड़ी सी मशीन ने कुछ आउटपुट देनी है तो उसमें जो स्प्रॉकेट्स या कॉग्स होते हैं या गरारियाँ आप इन्हें कहते हैं, आपने कभी देखा कि गरारी भी ऐसे चलती है, एक दूसरे को पुश करती है, दूसरी तीसरे को। एक भी ख़राब हो जाए तो बाकी नहीं चल सकती, मशीन अपनी आउटपुट नहीं दे सकती। टीम भी ऐसे ही होती है, और टीम में हर शख्स एक ही लेवल पे नहीं होता। आपको सबको साथ लेके चलना है। तो एज अ मैनेजर आप पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है कि आपने देखना है कि क्या वो ऐसी चीज़ है जो उस शख्स को मोटिवेट करती है। हर एक का मोटिवेशनल फैक्टर जानने के लिए पहले उसे पर्सनल लेवल पे जानिए। जब आप एज अ ह्यूमन कनेक्ट होंगे तो फिर आप एज अ प्रोफेशनल बेहतर कनेक्ट होंगे, वरना डिसकनेक्ट रहेगा, ऊपर से कनेक्ट भी होगा, नीचे से नहीं होगा। एक कमिटमेंट वो नहीं होगी, एक डेडिकेशन वो नहीं होगी, वो ड्राइव नहीं होगी जिससे आपको वो 10x और वो 100x वाला रिजल्ट मिले, कि आप कहें कि वी आर अ हाई पावर्ड टीम। सो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। बड़ी खूबसूरत बात है। सो टीम वर्क इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर यू अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने ऊपर आना है। जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो टीम से बारहा और फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है या तो आप हडल्स करें डेली, वीकली, कुछ लोग वीकली स्टैंड-अप्स करते हैं, कुछ लोग 1-on-1 सिंक सेशंस लाजमी करते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है। महीने में 15 मिनट 30 मिनट लाजमी एक एक इंडिविजुअल से कनेक्ट करने में लगाएं और उनसे सिर्फ पूछें आपका दिन कैसा गुजर रहा है, आपका काम कैसा गुजर रहा है, कोई वर्क स्ट्रेस तो नहीं है, आपके एस्पिरेशंस क्या, आप चाहते क्या हैं। देखें, आप ज़्यादातर अगर अपने एम्प्लॉयज़ से, अगर लार्जर टीम्स हैं, सिर्फ तब मिलेंगे जब एनुअल रिव्यूज़ होंगे, तो बहुत डिस्कनेक्टेड टीम होगी। अगर आप कोशिश करके
महीने में एटलीस्ट एक बार 10 से 15 मिनट मिनिमम निकाल के 1-on-1 करें और स्ट्रक्चर्ड 1-on-1 करें, ताकि आपके एम्प्लॉय को भी पता हो कि मैं अगर अपने सुपरवाइज़र से मिल रहा हूँ या मैं किसी से डिस्कस कर रहा हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे किस तरह के सवाल करने चाहिए, किस तरह की बात करनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर। जब टीम्स आपस में कोलैबोरेट करती हैं तो जो मैजिक होता है उसमें कंपटीशन भी एक अच्छा हेल्दी होगा, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं आप एक दूसरे से लर्न करते हैं। और आपको एज अ मैनेजर, एज ए लीडर ये मेक श्योर करना होगा कि हेल्दी रहे ये कंपटीशन। ये ना हो कि कोई एक दूसरे के सेल्स फिगर्स को चेस करने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स ले ले या किसी एक का टारगेट नीचे लाने के लिए कि मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए, मैं ऊपर आ जाऊं। तो इसलिए आपका सबसे कनेक्टेड रहना, आपका सबके साथ कम्युनिकेट करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि टीम वर्क के हवाले से आप सबको अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो आप हमसे शेयर करें, और अगर आप हमें बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें अपनी एपिसोड में एड्रेस कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। जी वेलकम बैक टू द शो। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। आप बता रहे थे अपने बचपन की बातें कि अम्मी अब्बू से काफ़ी पिटाई भी होती थी, और मैंने ये भी आपके बारे में पढ़ा है कि पहले आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो फिर स्क्वॉश की तरफ कैसे आ गए? स्क्वॉश की तरफ इसलिए भी आ गया था कि मैं फैमिली गेम भी थी, और फैमिली में क्योंकि मेरे महबूला मामू भी खेलते थे, महबूला खान जो थे वो जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 2 थे फॉर 8 ईयर्स, जो जानशीर अंकल से। फिर मेरे दूसरे मामू खेलते थे अतलस खान, जिसके बच्चे भी मतलब बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्क्वॉश प्लेयर थे। मेरे वालिद खुद भी स्क्वॉश प्लेयर हाँ, थे। मैंने यही पूछना था कि आप कह रहे थे कि 15 साल कोच रहे हैं आपके जी। मामू के, तो आपके वालिद खेलते थे गालिबन? वो स्क्वॉश बहुत अच्छे खेलते थे, लेकिन वो जब क्योंकि जानशीर मामू के साथ अटैच हो गए तो उसके बाद उन्होंने स्क्वॉश को मतलब वो कहते हैं ना कि बाय बाय कर दिया कि मतलब और उन्होंने अपनी भी एनर्जी जो है हाँ, वो जानशीर मामू को साहब के लगा अंदर दी, जो है वो साथ सर्व साथ की। हम पे भी लगाते थे। तो जानशीर मामू के बाद जब वो रिटायर्ड नहीं हुए, जानशीर मामू के बाद उसने हम पे फोकस करना शुरू कर दिया। फिर वालिद मुझे रेगुलर मोटरसाइकिल होती थी उसके साथ वो यामाहा की वो, तो मैं और 2 भाई मेरे, हमें रेगुलर स्क्वॉश लेके जाना और आना उसकी ड्यूटी थी। ये फैसला आपका था कि मैं स्क्वॉश खेलूंगा? जी मेरा फैसला था। मुझे पे किसी ने भी फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था, लेफ्ट हैंडेड था, बॉलिंग भी करता था और बैटिंग भी करता था। उमर गुल का तो नाम सब नहीं सुना होगा क्योंकि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो गांव में हमारा एक कब्रिस्तान होता था, उसके साथ एक पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था जो कि खाली मैदान था। तो उमर गुल हम लोग सारे एक ही जगह पे क्रिकेट भी कभी कभी खेलते थे। तो मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा बैट्समैन था और बॉलर भी बहुत अच्छा था। और मुझे कितनी बार मेरे वालिद को लोगों ने बोला था कि इसको पेशावर एकेडमी में क्रिकेट में डाल दो, आपकी सारी फैमिली स्क्वॉश में तो ये क्रिकेटर बन जाएगा। लेकिन उन्हीं दिनों में मैं पीएफ एकेडमी के एक टूर्नामेंट्स अचानक से उन्होंने कैलेंडर में न्यू निकाले, तो वो टूर्नामेंट में जीत गया। मतलब छोटा था, स्क्वॉश भी खेलता था, क्रिकेट भी। तो फिर वालिद ने मेरे कहा कि नहीं ये स्क्वॉश में बहुत अच्छा है, तो उसी मैं तरफ चाहता हूँ आगे कि बढ़ना चाहिए। जानशेर का नाम जो है ना ख़त्म ना हो, फैमिली को वो ना हो, एंड ना हो। तो वो आगे से फिर मेरे और Legacy आगे कजन्स लेके थे। चले। अमजद खान था मेरा कज़न, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 10 था, पाकिस्तान ओपन चैम्पियन भी था। तो मेरी फैमिली में काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। अच्छा फरहान, आपने लेगेसी की बात की, ये कितना डिफ़िकल्ट होता है एक प्लेयर के लिए कि उसकी पूरी फैमिली इतनी रिनोन्ड है, सब लोग उनको जानते हैं, तो उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके चलना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी भी अगर जानशेर मामू के साथ खेलूँ तो वो मुझे कहते तुम कुछ भी नहीं हो। वो अभी भी स्टिल यही कहता है कि आप कुछ भी नहीं हो, क्या किया है आपने। मैंने कहा मामू मैं तो 8 दफ़ा एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिविजुअल में 8 टाइम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट जीतना कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि एशिया का बहुत बड़े काउंट में मतलब वो लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहते नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया हुआ अभी तक। तो मैंने कहा चलो ठीक है मामू। ट्रेनिंग आप करते हैं कहते- उनके साथ आप? बहुत दफ़ा ट्रेनिंग भी की है, बहुत दफ़ा डांट भी खाई है। डांट खाई भी नहीं है, मतलब मारा भी है उसने, रैकेट वैकेट पे मारा तो उनको तो हमने देखा है एज ए प्लेयर ही, कैसे हैं एज ए कोच? कोच भी बहुत अच्छे थे और वो आपको एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग कराते। वो कहते कि मेरी किताबों में
वो नॉर्मल वाली ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि मेरे मामू ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है। पेशावर का कोई ऐसा रोड नहीं है जो उसने उस पर रनिंग ना की हो। मतलब अभी अगर उस पे पेशावर पे हम लोग, मैं उस रोड पे जाऊँ तो शायद कोई गाड़ी मार दे मुझे, लेकिन वो स्टिल उस रोडों पे ट्रेनिंग करता था। और मैंने तो यहाँ तक मामू के बारे में सुना था, और मतलब सुना भी नहीं था कि मतलब मुझे पता भी काफ़ी चला। मेरे वालिद भी कहते थे कि ईद के दिन, जो ईद का पहला दिन वो नमाज़ पढ़ के आके मतलब फैमिली में वो मिलता था सबसे, फिर वो शाम को स्पेशली जो है वो कॉल करता था। हमारे जो एयरफोर्स के वहाँ के जो इंचार्ज होते थे, एयर बेस कमांडर, और वो ईद के दिन पे भी अपनी स्क्वाश को खुलवा के जाके अपनी ट्रेनिंग करके फिर शाम को घर आता था। अच्छा, वो आपकी जब ट्रेनिंग करते थे तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि गुस्सा आ गया हो कि इतनी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग और डिसहार्ट हो गए हो आपकी, ये तो मैं जो भी कर लूँ ये तो खुश ही नहीं हो रहा है? मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे हरकत की है मामू के साथ ट्रेनिंग में। तो एक दफ़ा उसने मुझे बॉल मारी बहुत ज़ोर से, वो बॉल भी रबड़ की बॉल है, तो मुझे वो जैसे मैंने की, मैंने कहा आज नहीं कर सकता, मैंने उसको ऐसे बोला है, मतलब एक रफ उसमें मुझे उसने बॉल मारी, मुझे पता है गेट आउट। और उसके बाद वो मुझे 4 महीने बाद फिर दोबारा ट्रेनिंग कराई है मामू ने, मतलब 4 महीने उसने मुझसे बात भी नहीं की। और इसी तरह वालिद के साथ एक दफ़ा कर रहा था तो उसने भी मुझे कोर्ट से निकाल दिया था। तो वैसे ट्रेनिंग की ज़रा कहानी सुनाएं कि ट्रेनिंग जो है वो वैसे आपने बताया कि आपकी मामू की इतनी सख्त ट्रेनिंग थी, आपने भी इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की? मैंने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि स्ट्रगलिंग होती है, और आपकी जब गरीबी आपके साथ जुड़ी होती है ना तो वो आपको बड़ा तंग करती है। कुछ तंग ऐसे करती है कि कुछ टाइम में ऐसे माइंड में आता था कि छोड़ दो स्क्वाश, कुछ और करो, पढ़ लो। उस वक्त में फिर आप क्या करते थे? मेरे पास ऐसे डिसीजंस नहीं था बिल्कुल भी कि मैं स्क्वाश को फ़िलहाल छोड़ दूँ मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और स्क्वाश में अच्छा था। तो मेरे लिए वो गेम ऐसी हो गई थी कि वो कहते हैं ना कि डू एंड डाई वाली बात थी, कि मैंने अपने आप को इतना बनाना है कि अगर मैं चैंपियन ना भी बना पाकिस्तान का तो एटलीस्ट तो कुछ ना इतना कुछ कर करूँ जाऊं कि मैं कुछ टाइटल जीत के इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग कर सकूँ। इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग में भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं मंथली, तो मेरा ये भी फोकस था। लेकिन घर से पैदल आना, फिर स्क्वाश से पैदल जाना फटे हुए अच्छा, जूतों में। ये कहते हैं कि आपकी फैमिली में अगर पहले कोई क्रिकेटर हो तो आपके भाई के लिए जी क्रिकेटर बनना आसान हो जाता है या उनके बच्चों के लिए आसान हो जाता है। ये भी आपने सुना होगा कई दफ़ा कि आपके तो मामू थे जी, आपको तो बहुत सपोर्ट मिली होगी पाकिस्तान में, आज दिन तक उनका नाम है, चलता ही उनका नाम है स्क्वाश में, तो आपको तो बहुत फेवर मिली होगी। ये बातें भी सुनने को आपको आती होंगी? नहीं, ये ऐसे सुनने में आती है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। वो कहते हैं ना कि मूवी में दिखाना कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। तो ये रियलिटी मेरी बहुत, वो कहते हैं ना कि बहुत हार्ड है और बहुत डार्क है। मैंने जिस तरह स्ट्रगलिंग करके स्क्वाश खेली है कि मतलब कुछ भी नहीं था हमारे साथ। मेरा जो रैकेट था वो तकरीबन 4 जगहों से टूटा होता था, तो उसके ऊपर एक बैंडेज आता था, एक बैंडेज होता था उस ज़माने में, मतलब उस टाइम छोटे उम्र में मेरे 300 रुपये या 200 रुपये में उसकी एक बैंडेज लगती थी। तो वो रैकेट मेरा इतना हैवी हो जाता था कि मेरे अक्सर पूरे हाथ में रात को दर्द होता था। तो मेरी माँ मुझे अक्सर दबाती थी और पट्टियाँ बांधती थी कि मतलब नेक्स्ट डे के लिए इसका हाथ ठीक रहे। तो रोते भी थे, जूते फटे हुए, और घर आके घर पे सिर्फ बैठना होता था, बस मैं कमरे में बैठा होता था। यहाँ से एक प्लेयर बनना स्टार्ट होता है, एक स्टार। तो एक दिन, ये मेरी वाकई में रियल स्टोरी है कि मैं अपने गांव में एक ट्यूबवेल था, एक उसका एक पाइप था, एक पानी का बहुत बड़ा, तो उसमें लाइन पे मैं दोस्तों के साथ अक्सर बैठ के ना सामने से जो आ रहा है उसके ऊपर हंस रहे होते थे। तो दोस्त मुझे कहते हैं यार फरहाने मुझे पश्तो में बोलते थे कि एक दिन ऐसे आएगा कि हम लोग सारे गंजे हो जाएंगे, पेट बाहर आए होंगे हमारे, और बच्चे हमारे यहाँ खेल रहे होंगे और हम लोग इधर ही बैठे होंगे। तो शायद उस दिन मेरी अल्लाह ने वो कबूलियत वाला एक दिन था कि वो मेरी ज़ुबान से जो चीज़ निकल गई वो अल्लाह ने कबूल कर दी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं यार, वो शायद आप लोग वहाँ बैठे होंगे लेकिन मेरा स्पॉट खाली होगा। कहते तू कहाँ जाएगा, मुझे कहते हैं। मैंने कहा मैं चैम्पियन बनूंगा स्क्वाश का। मैंने कहा मैं आप लोगों से जाऊंगा और उधर से जो गाड़ी आ रही होगी उसमें मैं बैठा हूँगा।
अरे वाह। तो वाह। वो बात शायद बस मैंने मजाक में बोल दी थी, लेकिन वाकई में एक दिन कबूलियत की मैं घड़ी होती आया हूँ और मेरे दोस्त वही पे बैठे हुए नजर आ गए थे, लेकिन वो मेरे लिए अभी भी उतनी ही मायने रखते हैं जो पहले थे। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे थे, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जब बच्चे स्क्वॉश में कुछ नहीं कर पाते या जिस भी कैरियर को परसू करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा दबाव आता है कि पढ़ लो, हो सकता है डिग्री हासिल कर लो तो फिर कुछ बन जाओ। तो उस तरह का कोई दबाव आया पेरेंट्स की तरफ से? वो तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे, अम्मी अबू जो है वो कहते हैं कि पढ़ भी ले, कि अच्छा है। सेकंड ऑप्शन भी मौजूद है। जी, सेकंड ऑप्शन भी है कि पढ़ लो, अच्छा है। लेकिन मेरा माइंड पढ़ाई में नहीं था इतना, साफ सी बात है, क्योंकि अक्सर लोग झूठ बोल लेते कि मैं पढ़ाई में मैं नहीं था अच्छा। बस ये जो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश की या स्पोकन अच्छी हो गई थी, ये तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करके बिल्कुल। फिर गोरों के साथ टूटी फूटी इंग्लिश बोल बोल के ना वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा आ गया था। फिर स्क्वॉश में ऐसे होता है कि आपको कभी कभी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है अकेले, तो आपको इमिग्रेशंस में, एयरपोर्ट में बहुत सी चीज़ें पूछनी पड़ती है। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि इंग्लिश का भी प्रॉब्लम नहीं है, लिखने पढ़ने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उर्दू लिखनी नहीं आती अभी भी, लेकिन इंग्लिश का हमें मतलब लेकिन कोई अच्छा हो प्रॉब्लम गया नहीं हिसाब। है। लेकिन अम्मी खुश है कि चलो बेटे को अभी पढ़ना भी आता है, लिखना बोलना भी आता है। तो मैंने अम्मी को यही बोला कि जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा। मैं ये नहीं कि पढ़ाई मतलब मैट्रिक में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इतनी कर ली थी कि खींच के कि थोड़ा अब जो बहुत है काम आ रही है, इतना काम हमने थोड़ी पढ़ बहुत- लिया था कि इतना स्क्वॉश कर के लो। साथ साथ हाँ, बाकी चीजें भी इतनी कर पढ़ाई होनी चाहिए कि आपको इतनी स्ट्रगलिंग ना उठानी पड़े ना कि इंटरनेशनल में, क्योंकि सारी इंग्लिश है। और आपको मैं ये भी कह दूं कि गोरे वाकई में गोरों ने हमें बड़ा सपोर्ट दिया, उन्होंने हमारा मजाक नहीं उड़ाया। पाकिस्तान में लोग मजाक उड़ाते हैं बिल्कुल। कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं है, इंग्लिश को नॉलेज समझा जाता है बहुत ना नॉलेज हमारे समझा यहाँ। था। खैर, मैं फ्रांस गया हूँ, मैं जर्मनी, मैंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट। ऐसे कोई कंट्री नहीं है जो हमसे रह गई है। स्क्वॉश 160 कंट्रीज में खेली जाती है, तो मैं ऑलमोस्ट 100 अबाउ कंट्रीज में शायद ये गया फरहान होगा। की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी मैसेज ही है जी। कि अपने साथ वालों का ख्याल रखें, अगर उन्हें कोई चीज नहीं पता तो उन पर हंसे, गाइड करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट गाइड करें। जर्मन्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं, फ्रेंच नहीं बोलते, चाइनीज़ नहीं बोलते, स्पेनिश नहीं बोलते हैं, यूरोपियन लोग नहीं बोलते, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। वो सिर्फ हमारे साथ इसलिए बोलते थे कि उनको पता है कि यार इनकी लैंग्वेज और है और हमारी लैंग्वेज और है। ताकि वो easy अगर to उनकी understand रहे जी दोनों के लिए, अगर उनकी communication बस चले बेहतर तो हो वो सके। कभी भी ना बोले। ठीक। फरहान, मैंने एक और चीज़ आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था मुझे पता लगी कि जब आपने नया स्टार्ट लिया था और आप टूर्नामेंट्स में जाना शुरू किया, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा आपको ये डिफ़िकल्टीज़ आई। फिर उसके बाद पहली जो जीत थी, ठीक है, उसने आपका हौसला बढ़ाया और फिर आप टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट करते चले गए। तो वो शुरू में जो वक्त था वो कितना डिफ़िकल्ट था? मैं कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि आप लाइफ से या गेम से फेडअप हो जाते हो। मैं फेडअप हो गया था। मैं वालिद के आगे आके ना रो रहा होता था, मतलब मैच के बाद अक्सर हमें बहुत रोना आता है। अभी भी जब मैच कभी क्रूशल हारते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। तो मैं रो रहा होता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं पिछले 4-5 साल से हारता जा रहा हूँ और वो भी फाइनल में आके हारता हूँ। तो जब वो ट्रॉफी उठाता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसको मतलब सही मारूं वहाँ पे। मतलब इतना गुस्सा आता था कि मैं उसके एक अब्बू को मैंने एक दफ़ा बोला, मैंने कहा अब्बू मैं उसके बाल निचोड़ दूंगा, इससे मुझे मैच क्यों जीता है। मतलब मैं छोटा था। तो वो कहता है कि बेटा जानशेर मामू तुम्हारा रोज़ाना हारता था मैच में, तुम तो फिर भी फाइनल हारते हो, वो तो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में ही हार जाता था। तो कहते हैं ये होता रहता है, एक दिन ऐसे आएगा कि आप जीते जाओगे और फिर उसमें भी हारते जाओगे, फिर जीतते जाओगे, फिर हारते जाओगे। ये एक प्लेयर की ज़िंदगी है, लाइफ का एक वो होता है। और प्लेयर जब तक हारेगा नहीं वो प्लेयर बनेगा नहीं। और आप अपनी हार को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप जीतोगे नहीं। तो मैं उसके बाद भी फिर 1 साल हारता रहा। तो मैंने एक दिन अब्बू के साथ बाइक पे बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा अब्बू मैं तो अभी भी हार रहा हूँ। ये कब जीतने वाला है? जी वो कब आएगा? तो एक दिन मैं टूल अप डाउन था और मैच बॉल डाउन था। यासर भट्ट के साथ मेरा मैच था, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, पाकिस्तान का, हमारी टीम का था। पंजाब में मैच था और पंजाब में क्राउड बहुत एनर्जेटिक क्राउड है और मैं पेशावर से खेल रहा था। तो वो जब पॉइंट लेता तो वो इतनी चीखें मारते थे ना कि मैं अपने कान बंद करता था। मैंने कहा मैं तो आज जीतने वाला नहीं हूँ।
तो 2 लप डाउन और 14-7 मैच बॉल डाउन, तो मतलब मेरे लिए तो वो एक कहते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट वाला जीतने का वो मकाम बन गया जो है था, सामने मकाम नजर बन आ गया रहा है, था पहाड़ है ये कि तो। मैं नहीं जीत सकता। 1 पॉइंट उसको था और मुझे 2 गेमें भी जीतनी थी और 15 पॉइंट भी जीतने थे। अच्छा, बहुत यहीं मजे से का हाँ, वाकया है। बहुत मजे का यहीं से वाकया चल continue रहा है, करेंगे। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हार की बातें तो हो रही हैं, जीत की बातें भी करेंगे, लेकिन अभी टाइम हो जाता है हमारे सेगमेंट का जो कि है फिटनेस के बारे में। और आज हम देखेंगे कि जिन लोगों को बैक इंजरी हुई है उनको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जल्दी से वापस आए। Assalamu alaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality। आज का एपिसोड बहुत अहम है। आज का एपिसोड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम जो एक प्रॉब्लम सुनते हैं लोगों से, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, आज हम उसको डीबंक करेंगे। इंजरी है, अनदर मेजर इंजरी। हम इस सीज़न में इंजरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आपसे हमने डिस्कस किया एंकल एंड रिस्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बैकबोन दिस इंजरी। और ये इंजरी भी बहुत प्रिवेलिंग है। ये इंजरी एंड particularly कोरोना के बाद सो मेनी पीपल दे रिवर्टेड, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो है टेली वर्किंग पे चली गई। और क्योंकि what I know for real is कि 80-90% ऑफ ऑफिसेज में जो हमारी ऑफिस चेयर्स होती थी बड़ी ergonomically effective होती थी, like the proper chairs होती थी। So what happened is so many people started working फ्रॉम सिटिंग ऑन देयर बेड या अपनी डाइनिंग टेबल पर या कहीं पे भी। और अगर थोड़ा मसला था ergonomics का, पॉस्चर का, तो वो और ख़राब होता गया। और उससे व्हाट प्रिवेलिंग आजकल ड्यूरिंग गोइंग थ्रू दिस वेव, द थर्ड वेव, द मेजर इश्यूज पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिसेज, पीपल जो टेली वर्किंग कर रहे हैं, उनका मेजर इशू है। और वो मेजर एक ही चीज़ हाईलाइट करते हैं कि मेरी कमर का प्रॉब्लम है, मेरी कमर में दर्द है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते तो अगर किसी ने अपने वर्कआउट करके एक्सटेंसिव हैवी वेट्स लिफ्ट करके अगर अपनी कमर को इंजर कर दिया, वो एक सेपरेट केस है। मगर अगर आप वर्कआउट अगर नहीं कर रहे और इफ़ यू आर टेली वर्किंग फ्रॉम होम एंड अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ अपनी प्रॉपर ergonomically इफेक्टिव चेयर के अंदर, सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम जो मेजॉरिटी लोग जो है एक्सपीरियंस करते हैं। कमर का दर्द, कमर के प्रॉब्लम्स, L4 L5 को कुछ लोगों की स्लिप हो जाती है। पर्टिकुलरली जिम्स आके लोग हम ईगो में आ जाते हैं एंड वी गो लाइक यस मैंने वेट उठाना है कैसे भी करके, मेरी कमर के साथ जो होता है हो, और हम अपनी प्रॉपर पॉस्चर का ख्याल नहीं रखते। सो आज हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, थोड़ी आपको टिप्स देंगे डिफरेंट इन टेली वर्किंग के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन रीबिल्ड आवर बैकबोन। इट्स डूएबल। You can only do it if you believe you can. So stay right here and we'll be right back. Alright guys, हम बात कर रहे थे इंजरीज़ की और हम बात कर रहे थे कमर की इंजरी की। और कमर की इंजरी क्यों होती है, उसकी क्या मुख्तलिफ वजूहात हैं। मेरे साथ हैं सादिक, और सादिक हमें डेमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे वो कौन कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हमें बैक इंजरीज़ होती हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे वन मेजर फैक्टर जो जिम में बहुत से लोग यंगस्टर्स जब उनको नया नया शौक़ आता है कि मैंने बॉडी बनानी है और उनको पता चलता है कि एक वर्कआउट होता है डेड लिफ्ट, वो बहुत अहम होता है। और आज तक मेरी पूरी लाइफ में, मेरे करियर में आज तक मैंने जितनी भी इंजरीज़ के बारे में मुझे पता चला है, वो सबसे मेजर इंजरी होती है कि मुझे जो है ना L4 L5 और मेरा ये सारे मसाइल शुरू हो गए। और जब थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेट करते हैं 100% ऑफ द पीपल वो ये कहते हैं कि मैंने डेड लिफ्ट कर लिया था, बहुत हैवी कर लिया था, और उस डेड लिफ्ट के अंदर मेरी डिस्क्स अनबैलेंस हो गई। ये एक बहुत मेजर कंसर्न है और पर्टिकुलरली सो मैनी बॉडी बिल्डिंग बॉयज़ सारों के अंदर ये मसला आता है। और आज हम उस मसले को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इस मसले को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वाइल वी आर बॉडी बिल्डिंग, अगर बॉडी बिल्डिंग करते हुए भी लाजमी नहीं है कि उसके लिए मैं अपने आप को इंजर करूँ। आई नो सो मैनी पीपल जो अपनी इस इंजरी की वजह से बेड पे चले गए और उन्होंने डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अब आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, सो यू डोंट वांट टू गो देयर एंड वी डोंट वांट यू टू गो देयर। दैट्स वाई हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड इट। सो सादिक, सो फर्स्ट थिंग हम करते हैं डेड लिफ्ट के अंदर ही। और डेड लिफ्ट में आते के साथ ही अक्सर लोग सबसे पहले ख्याल क्या करते हैं, हम डेड लिफ्ट से पहले डिस्कस करेंगे ergonomics। बहुत अहम है कि मैं अपनी पहले तो पॉस्चर ठीक हो मेरा, क्योंकि अगर मेरी चेस्ट आउट, कमर सीधी और मेरी बैकबोन की अलाइनमेंट सही नहीं है, बेटर ये है कि हम पहले सही करके दिखाते हैं। क्योंकि आई ऑलवेज़ वांट कि
कोई भी गलती से भी गलती ना करे। ऑलराइट, सो बैक स्ट्रेट करनी है, हम करते हैं पहले हम करते हैं बैक एक्सटेंशन कर लेते हैं सो दैट पीपल हैव एन आइडिया कि कमर का क्या मसला आता है। सो लेट्स गो, बैक एक्सटेंशन करते हैं, स्लोली गो डाउन, कमर सीधी। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें बिल्कुल तख्ता कमर है। सो यहाँ पे हम आए और स्लोली अप, ऑलराइट, एंड देन स्लोली डाउन। सो बेहतरीन ये है, मगर होता ये है, क्या होता है सादिक, स्टैंड अप कि एक कुब निकला होता है। पहले तो हम जब खड़े होते हैं तो हमारा खड़े होते हैं ये होता है, हम खड़े ऐसे होते हैं और फिर हमें ये होता है कि मैंने जल्दी से मैंने बस बॉडी बनानी है, और हम इस कुब में होते हैं और हम उस कुब के साथ लेट्स से हमने कोई 20, 30, 50 किलो वज़न उठाया हुआ है और हम उस कुब के साथ नीचे जा रहे हैं। सादिक, आई लेट यू डू इट। और एग्जैक्टली ऐसे होता है। आप होल्ड ऑन, थोड़ा सा ऊपर आके पॉज करें, जस्ट यार, आप खुद देखें कितना ख़तरनाक है। और ये 4 किलो है ना, 99% पॉपुलेशन ने 50 किलो उठाया होता है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ से सारा ये वज़न हैंग हुआ हुआ है आपकी बैकबोन पे, तो मसला तो होगा, कमर में दर्द तो निकलेगा और इश्यूज तो होंगे और इंजरी तो होगी। सो वज़न ज़्यादा उठाने से बेहतर है कि मैं कम वेट पे कमर सीधी रख के वर्कआउट करूँ। ऑलराइट, विल गो इनटू डेडलिफ्ट्स नाउ। सो द रियल डेडलिफ्ट के अंदर भी यही मसला आता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आके, अगेन आपकी बैक बिल्कुल सही होनी चाहिए। अक्सर लोग वही खपत होता है, ईगो होती है, और पर्टिकुलरली जिम्स में ही होता है कि ईगो होती है, दे गो लाइक कोई आपको वो कर लेगा ना, चैलेंज कर लेगा। बॉडी बिल्डिंग में, पर्टिकुलरली हैवी लिफ्टिंग में, जब भी आप कोई भी हैवी लिफ्टिंग करें, आपने अपने अलाइनमेंट्स का ख्याल रखना है, आपने अपने पोस्चर का ख्याल रखना है, आपने अपने एर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखना है। और जो भी वर्कआउट है, बैक का जो भी वर्कआउट है, जिसमें आपको पता है, लाइक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कमर का वर्कआउट है और पर्टिकुलरली लेग्स का, स्क्वाट्स का, आपने ख्याल रखना है कि मेरी कमर बिल्कुल सीधी हो। एवरी सिंगल टाइम जब आप अपने शोल्डर रोल करते हैं, आप अपनी चेस्ट आउट करते हैं, कमर बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, एग्जैक्टली लाइक सादिक, और आप चेस्ट आउट करते हैं, आप इंश्योर करते हैं कि आपको कोई इंजरी ना हो। सो वॉच योर एर्गोनॉमिक्स, वॉच योर पोस्चर, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर। ऑलराइट गाइस, हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, और वो है पानी का इंटेक, पानी का कंजम्पशन। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना पानी का कंजम्पशन का उस तरीके से ख्याल नहीं रखते जिस तरह रखना चाहिए। अभी गर्मियाँ आ रही हैं आगे, गर्मियों में हमें इंटेक और बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमें स्वेटिंग हो रही है, हमें यस थ्रू आउट द डे हीट है, और अपने आप को कूल रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि हमें विंटर्स में पानी नहीं पीना चाहिए। विंटर्स में भी पानी की बहुत अहमियत है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, मगर मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे पानी का टेस्ट पसंद नहीं है, तो मुझे पानी पीने को दिल नहीं करता। तो तब क्या किया जाए? आई डू हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। अच्छा, आप क्या करें, पूरा दिन, मतलब आप, बहुत से लोग होता है ऐसा, हर एक के साथ होता है कि उनको पानी नहीं पसंद, उसका टेस्ट नहीं पसंद, या उन्हें पानी नहीं पिया जाता उनसे। सो व्हाट यू डू इज़, रात को आप क्या करें, रात को एक बड़ा सा जार लें और उसके अंदर अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट छोटा सा कट करें, और कट करके उसमें डाल के रख लें, आपकी पसंद का कोई भी फ्रूट होगा। सो व्हाट हैपेंस इज कि पूरा रात, दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्यूज़ वाटर, और सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पास एक पूरा जार होगा जिसमें आपका फेवरेट फ्रूट का फ्लेवर इन्फ्यूज़ होगा, और इस तरीके से आपको पानी पीना बहुत ईजी हो जाएगा। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज़, ओवरनाइट आप उसके अंदर मिंट, पुदीना भी डालकर आप उसको रख सकते हैं, और उसके अंदर एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आ जाएगा, और आप इस तरीके से क्रिएटिव हो सकते हैं अपने पानी के साथ। सिमिलरली जूसेस ऐड करने से अपनी लाइफ में आप जो है अपना पानी का इनटेक इन्हांस कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूसेस से आपका पानी, क्योंकि उसमें भी पानी होता है, और उससे आप अपना वाटर इनटेक इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगेन अगर पानी पीते हुए आपको फिर भी मसला हो रहा है तो अगेन फ्रूट जो है आपका, ये आपका मल्टीविटामिन है, फाइबर है, मगर फ्रूट्स में, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स में ऑलमोस्ट मोर देन 50% पानी होता है ऑन एन एवरेज, ऑलमोस्ट, मैं कलेक्टिवली बात कर रही हूँ। सो फ्रूट्स जितने ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे, आपका बॉडी का जो पानी का लेवल है वो एक बड़े अच्छे
जो है मिनिमम बैलेंस लेवल पे रहेगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट वाटर इनटू योर एवरीडे लाइफ. टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी. अल्लाह हाफ़िज़. वेलकम बैक जी, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं एक और सुबह में. फरहान, ये बताएं कि आप जिक्र कर रहे थे, अपनी वही कहानी सुना रहे थे कि वो वक्त चल रहा था कि आप मैच में गए और यासिर भट्ट के साथ आपका मैच चल रहा था. वो मैच मैं जिस तरह अभी आपको जिक्र कर रहा था आप लोगों को कि मतलब वो बहुत टफ मैच था, क्रूशल भी था. वो मेरी फर्स्ट आफ्टर 5 years का विनिंग मैच था. तो खैर वो मैच जब वो गेम में वहाँ से जीता, फिर वो मैच में जीता, तो वो भी कोर्ट में बिल्कुल लेटा हुआ था. मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग करके बाहर आ गया हूँ खुशी में, क्योंकि मेरा पहला मैच था विनिंग का. अंडर 15 विनर बन गया था मैं, अंडर 15 नेशनल चैम्पियन बन गया था. तो मैं आया हूँ, गले वले मिला हूँ, सबसे बड़ी चीखें मैंने क्राउड पे मारी है खुशी के कि मतलब मेरा पूरा क्राउड मेरे ख़िलाफ़ था. तो जब मैं अब कोर्ट से बाहर जा रहा हूँ, जैसे ही वॉशरूम चेंजिंग रूम होते हैं, एक प्लेयर का चेंजिंग रूम अलग होता है और वॉशरूम्स अलग होते हैं, तो मैं जब चेंजिंग रूम की तरफ गया हूँ तो डायरेक्ट गिर गया हूँ. मतलब मेरे अंदर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जोर ही नहीं था. वो मैच इतना लंबा हो गया था, 2 घंटे और तकरीबन 2-3 मिनट का मैच हुआ था, और गर्मी में, और एसी भी बंद कर दिए थे उन्होंने. तो वो जब मैं गिरा हूँ ना, तो उसके बाद जब मैंने आँख खुली तो मैं होटल में था. मतलब मैं बेहोश हो गया था, लेकिन वो मैच मैं जीता हूँ. फिर जब मैं आ रहे थे तो हम लोग बस में ट्रैवलिंग कर रहे थे, सारे प्लेयर्स थे, जो लोकल बस होती है. तो मैं अपनी ट्रॉफी ऐसे करके ना बस उसको देख के सिर्फ हंस रहा होता था, सिर्फ हंस रहा हो रहा था. तो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि ट्रॉफी को साइड पे रख के ना हमारे से बात करो. मैंने कहा नहीं, बस आप लोग लगे रहो. पूरे रास्ते में मैं सिर्फ ट्रॉफी को देख के हंस रहा था. फिर मैंने अपने घर पे आके ट्रॉफी जब रखी, तो घर में तो खैर इतना स्पेस उस टाइम नहीं होता था, छोटा घर था, तो मुझे जगह नहीं मिल रही थी. मैंने कहा अब इसको कहाँ रखूँ, तो मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी ट्रॉफी. तो अम्मी को मैं बोलते थे कि फ्रिज को स्लो खोलना है और स्लो बंद करना है कि ट्रॉफी मेरी गिर ना जाए. फिर मेरी अब्बू ने उसके लिए स्पेशल वो वॉल पे एक लकड़ी का वो बना के ना उसमें रख. रियल हैप्पीनेस. तो मैं उस ट्रॉफी को रोज़ाना सुबह चेक करता था कि ये कोई बाहर की तरफ तो नहीं आ रही, मतलब गिरने के चांसेस तो नहीं है इसके. फिर मैं उसको स्कूल भी लेके गया हूँ अपने, और जहाँ पे गांव में अपनी खाला पुप्पी के घर जाता था ना, वो ट्रॉफी को साथ लेके जाता. अब जब ऐसे आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, बचपन के दोस्त या ऐसे रिश्तेदारों से, तो कितनी खुशी होती है आपको? मैं अभी रिसेंटली भी जब पेशावर गया हूँ, तो अपने गांव में हमारा अभी भी स्टिल घर है. वो पुराना वाला भी है, जो 2 कमरों वाला घर है, जिसमें हम लोग सारों ने पैदा हुए हैं, और उसमें मैं तकरीबन कोई 10-12 साल तक जहाँ पर चलना सीखा. जी, तो वो घर मैंने अब्बू को एक दिन बोला था कि जो कुछ भी हो जाए ना, इस घर को नहीं बेचेंगे. वो 2 कमरों का घर था, एक वॉशरूम था, छोटा सा किचन था. तो वो कंबाइन घर थे, लेकिन कंबाइन घर में ही मेरे वालिद ने एक पोर्शन था. तो उसमें कुछ कमरे हमारे ऐसे हैं कि कच्चे कमरे हैं, वो आपने देखे होंगे ना, मट्टी के कमरे. तो वो भी अब मौजूद है सेम हालात में, अभी भी उसी तरह, और सेम हमारा घर उसी तरह है. तो मैंने अब्बू को बोला था कि इस घर को नहीं बेचना. तो मैं जब जाता हूँ तो मेरे दोस्त जब वहाँ पे आते हैं, तो मैं उनके साथ अभी भी मतलब वही शलवार कमीज़ पहन के, चप्पल पहन के ना, गांव में वो जहाँ पे हमारी कुछ ज़मीनें हैं, खेत है उसमें अब, और हमारे जो नए घर गांव में, उनके सामने जाके मैं उनके साथ बैठ के वही तरबूज खाना, माल्टे खाना, उसी तरह वही अपनी ज़िंदगी वही गुजारता हूँ जो मैं पहले गुजारता था. मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है. अच्छा फरहान, एक टाइम था जब आप वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में 16वें नंबर पे थे, फिर आपने जंप किया, आप 13th नंबर पे चले गए, फिर कुछ टाइम पीरियड में आप गायब हो गए और फिर आप 200 की रैंकिंग में चले गए. ये क्या माजरा था? वो कहते हैं ना कि जब पॉलिटिक्स शुरू हो जाए और आपको कोई कुछ लोग ऐसे थे उस टाइम जो नहीं चाह रहे थे कि मैं टॉप में आ जाऊं, क्योंकि बहुत हसद होती है, बहुत पॉलिटिक्स होती है, लाइक डिसलाइक होती है, लेग पुलिंग जिसको कहते हैं ना. तो बहुत से ऐसे कोचेस थे उस टाइम कि वो नहीं चाह रहे थे कि यार ये ना जाए आगे और मेरी टीम को कोई प्लेयर जाए, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ ऐसी थी कि मैं साफ़ सुथरा बंदा था, सफाई, झूठ मेरे अंदर था नहीं. जो था उसके जो सोचते थे वो बोल देते उसके फेस पे ही बोलता था कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये नेगेटिविटी है.
तो वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता लेकिन था। वो कहते नहीं कि थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ चलना चाहिए, मेरे sports अंदर में नहीं होता ना, जो नहीं कहते हैं था। ना कि आपके अंदर नहीं है तो वो फिर मैं कैसे लाऊं। वो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि यार फरहान कुछ, अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि चालाकी करो, जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बोलनी होती वहाँ मत बोलो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अगर मैं झूठ के सहारे पे होता ना तो आज शायद मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाता, या अल्लाह मुझे शायद ना ही बनाता या मैं पीछे चला जाता। और तो मैंने पूरी ज़िंदगी में झूठ के सहारे पे अपनी गेम, अपनी वो कहते हैं ना ईमानदारी का, अमानत में ख़यानत, इन चीज़ों में कभी भी वो नहीं किया। दोस्तों को जितना हद तक सपोर्ट कर सकता था किया है, गेम में जितना सपोर्ट कर सकता किया है। इवन हमारी जो फीमेल स्क्वॉश प्लेयर्स है उनके साथ मेल स्क्वॉश प्लेयर कोई नहीं खेलता था, कोई भी नहीं खेलता। कहते हमारी गेम ख़राब हो जाएगी, इनके साथ क्यों हम लोग 1 घंटा कोर्ट में जाके अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करें। मैं एक लौता प्लेयर था जो कि लड़कियों को भी बोलता था कि आओ मैं आपके साथ मतलब एक स्पेयर टाइम मैं में खेल इसी के लेता हूँ। ऊपर आना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये जानें कि स्क्वॉश का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है, स्क्वॉश किस लेवल पे खेली जा रही है, एक जो बच्चा है जिसने स्टार्ट करना है स्क्वॉश खेलना, वो कहाँ से अपना आगाज ले। तो देखते हैं सेगमेंट वापस आएंगे और फिर ये जानेंगे कि जिस तरह बाकी गेम्स है वैसे ये स्क्वॉश भी है और उसको किस लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रही है। हमारे साथ रहें। अस्सलामुअलैकुम। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। असल में बड़े हमें ये मुहावरा इसलिए सुनाते थे कि ये समझाया जाए कि खेल कूद से वक्त ज़ाया होता है और जो ज़हीन लोग होते हैं वो पढ़ते लिखते हैं और पढ़ने लिखने की वजह से आप नवाब बनते हैं, आपका करियर अच्छा हो जाता है, आप प्रोफेशनली इस्टेब्लिश हो जाते हैं। इसलिए खेल कूद जो है वो फजूल चीज़ है, क्योंकि जहानत जो है वो पढ़ने लिखने से ही पैदा होती है। जहानत के बारे में इंसान हमेशा मुतजस्सिस रहा है कि जहानत किसे कहते हैं, भाई ज़हीन होता कौन है। इसी खोज में चलते चलते इंसान एक दौर में आया और उसमें आके उसने कहा कि जहानत का मतलब है कि इंसान मैथमेटिकल चीज़ों को समझ सके और लैंग्वेज के ऊपर उसकी एक्सपर्टीज हो। जी हाँ, मैं एक्चुअली इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। 1920 के लगभग जी फैक्टर का जिक्र हुआ। जी फैक्टर बेसिकली जीनियस फैक्टर गिना जाता है और जीनियस फैक्टर के जो बनाने वाले थे वो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट थे और ब्रेन साइंसेस के माहिर थे। उन्होंने कहा कि जीनियस इंसान वो होते हैं जो अपने जहन को इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। सो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जितने अच्छे होंगे आप उतने ज़हीन हैं। और दूसरा, जो ज़हीन लोग होते हैं वो लिंग्विस्टिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। सो आप जितनी ज़्यादा ज़ुबानें जानेंगे या जितना अच्छा आपकी गुफ्तार जितनी अच्छी होगी, जितनी गिरफ्त ज़ुबान पे होगी, उतने आप ज़हीन होंगे। सो इन दो बुनियादी फैक्टर्स को जीनियस फैक्टर करार दिया गया, दैट इज लॉजिक, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस एंड लिंग्विस्टिक्स। और इसी की बुनियाद पे टेस्ट्स क्रिएट किए गए, वो टेस्ट जो कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्टिंग के लिए थे। और कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्टिंग के लिए यही मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक्स का सहारा लिया जाता था। इसका मतलब है अगर हम जीनियस फैक्टर की बात करें तो हमारे बड़े ठीक कहते हैं, भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन 1980 में another psychologist came in with a idea जिसने स्कूलिंग सिस्टम को बदल के रख दिया, and that was an idea that changed the world, and that idea is called multiple intelligences। जी हाँ, हार्वर्ड गार्डनर बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी। और उनका कहना यह था कि सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब, रियाजी, कैलकुलस को समझना या ज़ुबान के ऊपर गिरफ्त जो है यही जहानत की निशानी नहीं है। और अगर ये जहानत की निशानी है तो इसका मतलब है कि जितने भी आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो अच्छे एथलीट्स हैं वो ज़हीन नहीं है। हाँ, इट मेक्स सेंस कि एक एथलीट है, मतलब अगर वो बहुत तेज़ भागता है और वो 100 मीटर जो है वो चंद सेकंड्स में कर लेता है। आप समझ रहे हैं ना मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ? यस, ये आपने बताना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द नेम। यस, द फास्टेस्ट मैन ऑन प्लैनेट अर्थ। यानी 100 मीटर जो तेज तरीन भागता है वो ज़हीन नहीं हो सकता। जी फैक्टर तो यही कहता है क्योंकि वो मैथमेटिक्स में और लिंग्विस्ट में शायद ज़्यादा तेज़ ना हो। इसी तरह एक पेंटर जो होता है या एक लिखारी जो होता है या एक नेचुरलिस्ट जो होता है, एक सोशल रिलेशंस डेवलप करने का जो माहिर होता है, एक मीडिएशन या मेडिटेशन का माहिर जो होता है, वो फिर ज़हीन नहीं हो सकता। वो ज़हीन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जीनियस फैक्टर उसको कबूल नहीं करता।
सो इसके बरक्स हार्वर्ड गार्डनर ने 1980 में आइडिया ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दिया और उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि दुनिया में हर इंसान ज़हीन होता है, लेकिन उसकी जहानत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। उनका कहना था कि फितरत हर इंसान को 6-7 बुनियादी जहानतों के साथ पैदा करती है और फिर मुआशरा, तालीमी निज़ाम और माहौल जो है वो उन फितरत की दी हुई जहानतों में से कुछ जहानतों को पॉलिश कर देते हैं और बाकी जहानतें थोड़ी मांद पड़ जाती हैं। बट अ पर्सन हु इज़ नॉट गुड इन मैथमेटिक्स और नॉट गुड इन लैंग्वेज कैन बी एन इंटेलिजेंट पर्सन अगर वो एक अच्छा पेंटर है। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट कि हार्वर्ड गार्डनर के इस आइडिया में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्या हैं। उन्होंने कहा कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में पहली इंटेलिजेंस है जो जी फैक्टर भी कहता है, दैट इज लॉजिकल इंटेलिजेंस या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। दूसरी क्या है, अगेन जो जी फैक्टर कहता है, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, वर्ड इंटेलिजेंस। लेकिन इन दो के बाद द थर्ड इंटेलिजेंस ही टॉक्स अबाउट इज द स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप कह सकते हैं कि जो पेंटर्स होते हैं, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो वीडियोग्राफर्स होते हैं, जो सिनेमाटोग्राफी करते हैं, जो इमेजिन करते हैं ख़यालात को और उन ख़यालात को कैनवस पे या पर्दे के ऊपर लेके आते हैं, दोज आर इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि वो स्पेशली इंटेलिजेंट होते हैं। वो चीज़ों को तस्वीर की शक्ल में सोचते हैं और अपने तख़य्युल को तस्वीर की शक्ल में ढालने का फ़न जानते हैं। एक स्कल्पचरिस्ट जो मुजस्मा साज होता है वो भी एक इंटेलिजेंट इंसान होता है, क्योंकि वो पत्थर में मुजस्मा देख के फालतू पत्थर हटाने का फन रखता है। हर इंसान पत्थर के अंदर मुजस्मा नहीं देख सकता। सो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि तीसरी इंटेलिजेंस इज कॉल्ड स्पेशियल इंटेलिजेंस, जो जनरली पेंटर्स, आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स और इस शोबे से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके अंदर होती है। वो प्रॉबेबली मैथमेटिकली इंटेलिजेंट नहीं होते, लिंग्विस्टिक्स में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वो स्पेशली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो इमेजिनेशन में बहुत हाई होते हैं। आपने फिल्म अगर देखी हो स्पीलबर्ग की कोई भी, तो आपने देखा होगा कि आपको स्क्रीन पे वो कुछ देखने को मिलता है जो आम इंसान इमेजिन नहीं करता। आप एवतार फिल्म का जिक्र कर दें, एवतार को इमेजिन करने वाला यकीनन एक ज़हीन इंसान था और यकीनन उसकी जहानत को पर्दे पे लाने के लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिन्होंने कैमरा ईजाद किया हो। उन कैमरा ईजाद करने वालों की मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बेहतर होगी। दुनिया इसी तरह मुख्तलिफ इंटेलिजेंसेस को मिला के आगे बढ़ती है। एनीवेज, सो थर्ड इंटेलिजेंस वाज स्पेशियल इंटेलिजेंस। द फोर्थ इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर टॉक्स अबाउट इज काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को वो बॉडी इंटेलिजेंस भी कहता है। हार्वर्ड गार्डनर कहता है कि वो लोग जो एथलेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, जिनका फोकस स्पोर्ट्स में आम इंसानों से ज़्यादा होता है, एक्चुअली उनके अंदर एक काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है और ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मेक देम सुपीरियर देन अदर्स। आप इसकी मिसाल इस तरह लीजिए कि हमारे बहुत ही मशहूर बॉलर वसीम अकरम गुजरे हैं, फास्ट बॉलर हैं शोएब अख्तर गुजरे हैं। भाई हमारे पास इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, वो इतनी तेज़ गेंद क्यों नहीं फेंक सकता जितनी शोएब अख्तर या वसीम अकरम फेंकते हैं? हालांकि उनके मसल डोले शोले तो ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि उनकी इंटेलिजेंस उस बॉल के अंदर पेस पैदा करने वाली नहीं होती, यानी उनके अंदर इंटेलिजेंस मुख्तलिफ किस्म की होती है बॉडी बिल्डर्स के अंदर। देयरफॉर दे कैन नॉट थ्रो अ बॉल लाइक वसीम अकरम और शोएब अख्तर। इसका मतलब है कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज स्मार्टनेस इन इंडिविजुअल्स जो उन्हें सुपीरियर करती है आम लोगों से। हर एक अच्छा बॉलर, अच्छा बैट्समैन, अच्छा हॉकी प्लेयर, अच्छा स्क्वॉश प्लेयर, क्यों जहांगीर और जानशेर जैसे प्लेयर्स हमें गली में महलों में आम नहीं मिलते? क्यों? क्योंकि उनका काइनेस्थेटिकल इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों हमें हुसैन बोल्ट जो है वो भागते सड़कों पे नहीं मिलते? मैंने नाम बता दिया है, वो जो द फास्टेस्ट मैन ऑन प्लैनेट अर्थ। जी, क्यों हमें सड़कों पे हुसैन बोल्ट भागते नहीं मिलते? क्योंकि हुसैन बोल्ट का जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है वो बहुत हाई है आम लोगों से। सो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा चौथी इंटेलिजेंस इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। पांचवी इंटेलिजेंस जिसका वो जिक्र करता है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस।
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बुनियादी तौर पे वो इंटेलिजेंस है जिसमें आपके अंदर ये जहानत होती है कि यू कैन एक्चुअली डेवलप रिलेशंस। आपने देखा होगा, आप किसी महफिल में जाते हैं तो कुछ लोग एकदम दूसरों को अपनी गुफ्तगू में महव कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो घंटों बैठे रहते हैं और दूसरे से हम कलाम नहीं होते। नाउ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी और इज एन इंटेलिजेंस और अ स्मार्टनेस जो बुनियादी तौर पे आपको ताल्लुकात बनाने बढ़ाने में मदद करती है। देयरफॉर सेल्समैन जो होते हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आम लोगों से ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने होते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक सेल्समैन क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ सेल करता है तो वो ज़हीन नहीं है, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स भी कमज़ोर है, उसकी लैंग्वेज भी कमज़ोर है। दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हर इंसान के अंदर नहीं होते। बहुत से मैथमेटिशियंस, लॉजिक के ऊपर बहस करने वाले लोगों को अपना गर्विदा गुफ्तगू से नहीं बना पाते। वो लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे उस्तवार नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कम होती है। ऐसी मिसालें आपको इर्द गिर्द भी मिलेंगी अगर आप गौर करेंगे। नेक्स्ट इंटेलिजेंस जिसका वो जिक्र करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी और इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस दैट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। सो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आप लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने आप ही को नहीं जानते। आप यही नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपको क्यों कुछ अच्छा और क्यों कुछ बुरा लगता है। आप अपनी तख्लीक को सोचते नहीं हैं, आप अपने आप से महवे गुफ्तगू नहीं होते। स्टीफन कॉवी एक मैनेजमेंट के गुरु हैं, उन्होंने भी कहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ विक्ट्री आउटसाइड द वर्ल्ड अनलेस यू डू नॉट विन योरसेल्फ। और विनिंग योरसेल्फ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आपने कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि लोगों को अक्सर अपने आप से बेगानगी होती है। वो लोगों के साथ बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें अपने आप के बारे में इनको आगाही नहीं होती। सो पीपल हु आर टू गुड टू अंडरस्टैंड देयर ओन एग्जिस्टेंस आर हैविंग हाई लेवल ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस जिसमें आप नेचर के करीब रहना चाहते हैं। आपने कभी देखा है डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल जियोग्राफिक पे कुछ लोग होते हैं जानवरों के साथ रहने में दे आर सो कंफर्टेबल। मतलब वो शेर के साथ इस तरह बैठे होंगे, खेल रहे होंगे जिस तरह वो किसी और इंसान के साथ बैठे हों, किसी बच्चे के साथ बैठे हों। सम पीपल आर टू ओके विद द क्रोकोडाइल्स एंड द स्नेक्स बट एवरीबडी एल्स कैन नॉट डू दैट। तो आपको क्या लगता है जो डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक या एनिमल प्लानट पे बैठ के जानवरों के साथ अपने तजर्बात कर रहे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं, क्रोकोडाइल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में देख रहे होते हैं कि क्रोकोडाइल्स हाउ डू दे मूव, स्नेक्स के साथ होते हैं, बीस्ट्स के साथ होते हैं, हाइनस के साथ होते हैं, लाइन्स के साथ होते हैं, आपको नहीं लगता कि वो इंटेलिजेंट लोग होंगे दैट दे रियलाइज हाउ टू टैप इनटू द साइकोलॉजी ऑफ एन एनिमल? लेकिन वो मैथमेटिक्स में शायद बहुत अच्छे ना हों। सो हार्वर्ड गार्डनर की theory of multiple intelligences was an idea that opened door to people कि भाई इंटेलिजेंस सिर्फ जुबान और हिसाब या रियाजी की नहीं होती। लास्ट इंटेलिजेंस दैट हार्वर्ड गार्डनर टॉक्स अबाउट इज द म्यूजिक इंटेलिजेंस। आपको क्या लगता है हर एक अच्छा गुनगुना सकता है? हर एक अच्छा सतार, गिटार, ड्रम या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है? नहीं। ओनली द पीपल हु आर स्मार्ट हियर इन देयर म्यूजिक सेंस। हाई म्यूजिक सेंस रखने वाले जो हैं वो यकीनन आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। दे हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस। Theory of multiple intelligences was an idea that actually helped the formal education system to understand कि भाई खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब बन सकते हो अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन बन गए। अगर गाना बजाओगे, गाना सुनोगे तब भी नवाब बन सकते हो अगर कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने लग जाओगे। इसलिए कुछ भी करोगे बनोगे नवाब, लेकिन कुछ करना चाहिए विद द प्रोग्रेसिव माइंड एंड कंट्रीब्यूटिव माइंड। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। सो आज से आपने अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपने छोटे और बड़ों में सिर्फ फलसफा, हिसाब या जुबान में नहीं इंटेलिजेंस मापनी, बल्कि देखना है कि कौन सा फर्द घराने का किस चीज़ में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे मदद करनी है कि वो उस इंटेलिजेंस को मज़ीद शार्पन करे और आगे बढ़ सके। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जी
जी वेलकम बैक टू द शो। आते हैं हम वापस आपकी तरफ फरहान। जैसे कि नजम ने भी आपसे पूछा कि अगर कोई बच्चा स्क्वॉश प्लेयर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या मौके हैं, क्योंकि बाकी तो हम देखते हैं कि क्रिकेट में और इस तरह की गेम्स में अंडर 19 होता है या इस तरह के आती रहती हैं लीग्स वगैरह, तो आप लोगों के लिए क्या प्लेटफॉर्म है? हमारी प्लेटफॉर्म में ये होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, पाकिस्तान स्क्वॉश एकेडमी के नाम से उन्होंने पूरे सिटीज़ में जो है अपनी छोटी छोटी एकेडमीज़ जो है वो ओपन की हुई है। अब तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, जो केपी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अपनी एकेडमीज़ ओपन कर दी है। तो स्क्वॉश छोटी उम्र से शुरू की जाती है 6 to 7 ईयर्स से, इससे बड़ी अच्छा। उम्र में नहीं खेली जा सकती, क्योंकि स्क्वॉश में काफ़ी टाइम लगता है सीखने में। तकरीबन 4-5 साल तो आपके टाइम लगता है सीखने में। तो स्क्वॉश प्लेयर्स ये होता है कि जब वो शुरू करता है तो वो फिर शुरू में तो उसको कुछ नहीं मिलता, ज़ाहिर बात है अपनी इक्विपमेंट ख़रीदनी पड़ती है, क्योंकि बिगनर्स को तो कोई कुछ भी नहीं मिलता। तो उसको रैकेट्स, शूज़, स्क्वॉश के जो डिफरेंट शूज़ है वो लेने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो महंगी चीज़ें लें, बहुत से जो संडे मार्केट्स है हमने भी लिए हैं, उसमें बड़े अच्छे टाइप के शूज़ आते हैं जो आपके पाकिस्तान में नहीं मिलते आजकल। तो यूज़ शूज़ ले लें या यूज़ रैकेट ले लें। अगर वो एक्सपेंसिव रैकेट 15-20 हज़ार का नहीं ले सकता तो किसी से यूज़ ले लें, और कोशिश करें कि उसको तोड़ने के बजाय उसको सेफ रखें रैकेट को। तो अपने लिए क्या करते हैं कि कोर्ट्स अवेलेबल है, कोर्ट्स तो सारे फ्री कोर्ट्स है, कोचेज़ भी फ्री कोर्ट्स, फ्री कोचिंग है, फ्री कोचिंग है, एयरफोर्स की फ्री बेहतरीन। कोचिंग है, केपी की गवर्नमेंट की फ्री कोचिंग है। तो वहाँ जाएं, अगर टैलेंट है तो अगर वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो उसको फिर पिक करती है पाकिस्तान एकेडमी, पाकिस्तान एयरफोर्स या केपी गवर्नमेंट हो गया। तो ये पिक करके उसको क्या करते हैं कि पूरे इक्विपमेंट मिलते हैं उनको, बैग्स हो गए, उसमें शूज़, सॉक्स, किट वगैरह सब कुछ उनको दे देते हैं। और उसके बाद वो लोग उनको पर मंथ जो है वो क्या कहते हैं उसको इंसेंटिव भी देते हैं, 5-6 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये उनको भी मिलते हैं। तो इस तरह के उनके फ्यूचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी है लेकिन इनकी। फरहान, क्या गवर्नमेंट जो है वो लो लेवल पे जाके टैलेंट हंट करती है कि देखें कि किस बच्चे में क्या जी टैलेंट जी है और बिल्कुल उनको हेल्प करने की बिल्कुल। कोशिश करें? अभी बैंक ऑफ खैबर ने रिसेंटली, मैं पेशावर में था, बैंक ऑफ खैबर ने एक 10-12 लाख का टूर्नामेंट कराया बच्चों का, क्या बात जिसमें मेल्स भी थे, जिसमें फीमेल्स भी थी। उसके विनर को तकरीबन कोई 80,000 रुपीज़ मिले हैं। तो देखिए, अगर ये इस तरह की छोटी छोटी भी प्लेटफॉर्म से हमारे पाकिस्तान में स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लेवल में अगर खेली जाएगी Confidence मिलता है इससे ज़्यादातर आपको। स्कूल लेवल, तो उनको दूसरे गेम्स के बारे में भी इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट, देखिए क्रिकेट पूरा पाकिस्तान नहीं खेल सकता, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल सकता, या पूरे 22-24 पाकिस्तान को आप करोड़ टीम में आवाम, नहीं डाल सकते। exactly। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेयर को आप डाल सकते हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है और फिर इसके कोर्ट्स हर जगह अवेलेबल है। क्रिकेट का तो एकेडमीज नो डाउट है, लेकिन टीम में तो सिर्फ 12 प्लेयर ही होते हैं। स्क्वॉश में तो आप अनलिमिटेड को स्क्वॉश बेच एक- सकते हो आप। स्क्वॉश एक ऐसी भी गेम है कि वन मैन आर्मी गेम। जी वैसे तो आपको सपोर्ट मिल जाती है, क्रिकेट में आप खेल रहे हो, आप एक ही मैदान में मौजूद हैं, आपका कलीग भी वहां पर है, एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते हैं मूवमेंट्स, लेकिन ये अकेले खेलना है। अकेले खेलने और सारा प्रेशर आप पे है। जब प्रेशर तब ज़्यादा होता है हम पे जब आपने पाकिस्तान का टी शर्ट पहना हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, पीछे इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, फिर आप अकेले जब खेल रहे हो, आपके ऊपर अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि या तो जीतना है या तो हारना है। हारना है। तो जब आप हारने को सोचते हो ना, तो फिर आपका कंट्री है, और फिर जब आप हारते हो तो जाहिर बात है लोग बोलते हो। वहाँ पे अगर एक बैट्समैन नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा, लेकिन अगर टीम हार जाती है तो लोग ये नहीं बोलते कि यार बाबर आजम ने गलत वो किया या मोहम्मद आबिद ने वो किया, वो कहते हैं टीम हार गई। यहाँ तो सिर्फ यहाँ फरहान पर महबूब होता है हारा। फरहान महबूब आज नहीं खेला। अच्छा फरहान, आपने प्रेशर की बात की, हम सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को ऑफर भी होती है पैसों की या इस तरह की चीज़ों की, तो उस टाइम पे आप प्रेशर को कैसे सस्टेन करते हैं और अपने करेक्टर पे कैसे खड़े रहते हैं? देखें, प्लेयर्स के काफ़ी प्लेयर्स पे मतलब क्रिकेट में भी हुआ है, बाकी स्पोर्ट्स में भी होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स में भी बहुत प्लेयरों पे इस तरह मतलब ऑफ़र मिली भी है, तो बहुत दफ़ा मिली है मतलब। लेकिन ये कि अगर आप अपनी कंट्री के साथ सिंसेयर हैं और ये चंद पैसों की वजह से आप अपना पूरा कैरियर ख़राब कर दें, तो ये तो पॉसिबल नहीं होते। देखिए, पैसे तो अगर आप अच्छे खेलते हो तब भी कमा सकते हो, लेकिन जो इज़्ज़त है वो नहीं कमा सकते, और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वो इज़्ज़त है। मेरे लिए तो बहुत इज़्ज़त है, क्योंकि मैं जब अपनी कंट्री के लिए खेलता हूँ
स्क्वाश में दो है, एक आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हो, एक आप अभी इंडिविजुअल जाते हो तब भी पाकिस्तान का ही नाम आता है। उसमें ये नहीं होता कि फरहान महबूब किसी इदारे से खेल रहा है, फरहान महबूब फ्रॉम पाकिस्तान आता है। जिस तरह क्रिकेट टीम जाती है पाकिस्तान का नाम लिखा होता है। तो जब हमारे खासकर टीम चैम्पियनशिप होती है तो उस टाइम हमें जब पॉइंट मिलते हैं ना, तो जब रेगुलर मिलता है तो कहते हैं .2 फरहान महबूब, लेकिन जब टीम खेलती है तो कहते हैं .2 पाकिस्तान। तो उस टाइम हमारी थिंकिंग कुछ और है, कुछ और ऐसी होती है कि जब हम लोग खेलते तो मैं ऐसे खेलता हूँ ना कि बस मैं नहीं खेल रहा हूँ, वो पाकिस्तान खेल रहा है, क्योंकि फ्लैग मेरे पास होता है, फ्लैग को मैं कैरी करता हूँ, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैं टीम कैप्टन होता हूँ, जो टीम कैप्टन होता है तो वही फ्लैग कैरी करता है। अच्छा, ख़वातीन के रुझान के हवाले से अगर बात की जाए तो इस स्पोर्ट्स की तरफ ख़वातीन आना चाहती हैं? स्क्वाश में बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं इस वक्त, तो उनकी अच्छी खासी मकदार में मतलब काउंटिंग है, क्योंकि आप देखिए कराची से जब वज़ीरिस्तान से स्क्वाश प्लेयर लड़कियां आ रही है तो आप ख़ुद देखें ना कि मतलब स्क्वाश में इंटरेस्ट बहुत है। अभी वज़ीरिस्तान से मारिया लड़की थी, मारिया तुरपकाई, जो पाकिस्तान नंबर 1 बनी थी, और वो भी वज़ीर की, मतलब वो कहते हैं ना कि वो एक बुरके में आती थी उस टाइम स्क्वाश की, वो टोपी वाला जो बुरका था। फिर उसके बाद वो पेशावर शिफ्ट हुई है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटिंग की है, एशियन चैम्पियनशिप में गई है, पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन बनी है। अभी जो सेकंड लड़की आई थी वो सादिया गुल थी, वो भी बनू से थी। थर्ड लड़की नूरीना शम्स है, वो भी लोअर वज़ीर की है। तो पेशावर में तो अभी रिसेंट में मैंने देखा तो तकरीबन कोई 60 to 70 लड़कियां मैंने सिर्फ एक इवेंट में देखी है, कि लोग कहते थे कि पेशावर में तो मतलब बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट इस तरफ भी है इन स्पोर्ट्स के अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि हो, अगर वो खेलना चाहते हैं। देखिए किसी की लाइफ के ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, अगर कोई किसी के पेरेंट्स उनको छोड़ रहे हैं और वो खेलना चाह रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग कौन होते हैं कि उनको रोकने वाले? तो अगर वो खेलना चाहते हो, मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो सपोर्ट करो, ना हो कि उसको वो डिग्रेड करो। फरहान, फैन मोमेंट कोई आपको जहन में रह गया हो, कोई ऐसा फ़ैन मिला हो जो बहुत ही आपसे मोहब्बत करता हो, ठीक है, इस किस्म के कोई फ़ैन मोमेंट्स? मेरे हम लोग क्रिकेटर्स की तरह नहीं हो या करती हो? नहीं, मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। मैं मतलब क्रिकेट की तरफ फेमस तो नहीं है, साफ सी बात है, वो क्रिकेटर्स है, उनको क्योंकि दिखाया जाता है। लेकिन जो भी मुझे मिलता है, मतलब जो स्क्वाश के बारे में वो करता है, तो लड़का हो लड़की हो तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। और मैं उनके साथ कहते हैं ना कि अपने उससे ज़्यादा अच्छे मिलता हूँ, क्योंकि मैं यही वो करता हूँ कि अगर ये फैंस सिर्फ फैंस नहीं होते, ये आपके लिए दुआ भी करते हैं, आपके लिए खुश भी होते हैं। एक बंदा, अगर आपके 100 बंदों में एक बंदा आपके पास आ रहा है तो वो कुछ समझ रहा है आपको, वरना वो जो 100 बंदे बैठे होते हैं ना, वो जाके भी वो कहते हैं कि यार प्लेयर जाने दो यार, अपना काम करें। भाभी भी हमारी प्रोग्राम देख रही होंगी, लेकिन हमें ये भी बता दें कि शादियों की कितनी ऑफर्स आई? शादियों की ऑफर्स मुझे बहुत आई है, फैमिली से तो बहुत लातादाद आई है। मैं वहाँ से फिर भाग गया। नहीं, वो ऐसे भी अब्बू के दोस्तों की तरफ से बहुत आती थी, जब उनको पता था कि फरहान है, गेम खेलता है, मतलब अच्छा भी है, एशियन चैम्पियन भी है। तो जहाँ पे किस्मत है, मैंने जहाँ करनी थी वहाँ पे ही हो गई शादी। तो मैं तो अपनी वो कहते हैं ना कि लक पे वो करता हूँ कि जब मैं यहाँ था मुझे मिली, और पता भी नहीं चला कि। अच्छा, आपकी लव मैरिज है? हाँ, लव मैरिज थी। वाह, माशाल्लाह। और लव मैरिज के बाद ही मतलब जब मेरी मंगनी हुई, उसी रात मेरी फ़्लाइट थी गोंजो चाइना में एशियन गेम। जिस दिन मेरी मंगनी हुई उसी दिन मैं गया और मैं वापस अपने 2 गोल्ड मेडल्स के साथ आया था। वाह, इसका तो मतलब है बड़ी लकी साबित हुई आप। बहुत लकी है, मतलब मैंने उसके बाद एशियन जीते 8 टाइम, एशियन 13 टाइम मैं नेशनल चैम्पियन बना, 14 to 16 मेरे इंटरनेशनल टाइटल्स है, लातादाद जूनियर्स है, और भी इंटरनेशनल बहुत है। चलें जी, टाइम हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का, जो कि है फूडीज़। और फूडीज़ में आज हम खा रहे हैं चॉकलेट, और वापस आते हैं और बातों का आगाज़ यहीं से दोबारा करेंगे। Have you ever wondered कि इतने मज़े की जो ये कैंडी है चॉकलेट, ये कहाँ से आई है? So have I. So let's find out. मेरा नाम हमजा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं। लैटिन अमेरिका से
मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर इसकी जो जर्नी है वो बहुत इंट्रीगिंग है. आर यू इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट? वेल, सो एम आई. So let's dig into it. So the story of chocolate did not start in Belgium. It started in Latin America. It was the land of Mesoamerica, modern day Mexico, जहाँ के ऊपर 450 BC में सबसे पहला कोकोआ प्लांट जो है वो लगाया गया. अब ये कोकोआ प्लांट जो था, इसकी सिग्निफिकेंस इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा थी और हम इसी इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस के बारे में आज बात करेंगे. ओल्मेक्स जो थे वो इस रीजन की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी जिन्होंने इन कोकोआ प्लांट्स को जो है वो चॉकलेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था. तो इनको चॉकलेट बनाने का ये जो प्रोसेस है ये वहाँ की ओल्मेक्स सिविलाइजेशन ने स्टार्ट किया. वो इसको जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से बनाते थे और इसको जो है वो पीते भी थे और ये इनके रिचुअल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती थी. ना सिर्फ बल्कि इसके जो हेल्थ और मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिडर किए जाते थे. सेंचुरीज लेटर इसी रीजन के अंदर मायंस जब आए तो उन्होंने जो है वो इसको ड्रिंक ऑफ द गॉड्स कंसिडर करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके सामने इसकी जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी. इन्होंने जो है इसका जो ब्रू बनाते थे वो चिलीज़, वाटर और कॉर्न मील यूज़ करके बनाते थे और इसको जो है वो एक ख़ास बहुत ही एनरिच किस्म का ड्रिंक जो है वो समझा जाता था. 15th सेंचुरी में एज़टेक्स ने इसको एज ए करेंसी भी यूज़ किया क्योंकि इसकी जो सिग्निफिकेंस थी, जैसे मैंने बताया कि वो गॉड सेंड समझी जाती थी, तो इसकी वजह से जो है उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी. क्वाट्ज़लकोएट्ल जो गॉड ऑफ विजडम था इनका, इसको उसके साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता था कि ये उसकी तरफ से गिफ्ट है और इस वजह से इसको जो है वो इतनी ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी. इनफैक्ट जब भी कोई वॉर होती थी तो इसको वॉर से पहले जो है वो लाजमी कंज्यूम किया जाता था क्योंकि उसको एज अ साइन ऑफ गुडविल समझा जाता था या गुड लक समझा जाता था. ये जो जिस तरह का ड्रिंक ये बनाते थे मायंस और एज़टेक्स, ये जो है आज तक जो है मेक्सिको के रीजन के अंदर या सेंट्रल अमेरिका के रीजन के अंदर बहुत शौक से बनाया जाता है और पिया जाता है और इसको करंट मॉडर्न डे में चिलाटे कहते हैं. आफ्टर द अराइवल ऑफ चॉकलेट इन द यूरोपियन रीजन, जो कि लगभग 16th सेंचुरी की बात है, उस वक्त जो है वो इसको एलीट्स के जो है वो एक तरह की स्नैक्स समझी जाती थी और मोस्टली जो है वो एलीट्स ही खाते थे. एंड वो बहुत बाद का पीरियड है जिस वक्त जो है ये वाकई में लोकल या जनरल पब्लिक के लिए प्रोड्यूस करना जो है इस रीजन में स्टार्ट हुई. इनफैक्ट 20th सेंचुरी के अंदर जो चॉकलेट था वो US सोल्जर्स का जो है वो राशंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया. जो वर्ड है मॉडर्न डेज का चॉकलेट, वो स्पेनिश से जो है वो डिराइव किया गया. जो स्पेनिश का वर्ड है शॉकलाटे, उससे जो है इसको इंग्लिश के अंदर जो है वो ट्रांसलेट करके चॉकलेट जो है उसका नाम दिया जाता है. वैसे तो बहुत सारे जो हैं वो ओरिजिन स्टोरीज़ जो हैं वो चॉकलेट के साथ एसोसिएट की जाती हैं जो कि यूरोपियन रीजन के साथ हैं कि यूरोप में जो है वो चॉकलेट आखिर कब आई है. तो जो उसमें सबसे प्रोमिनेंट स्टोरी है वो है 1502 में. 1502 में कहा जाता है जब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अपनी एक जर्नी के ऊपर जा रहा था तो कुछ ट्रेड शिप्स इंटरसेप्ट करने के बाद उसने उनसे जो है वो ये कोकोआ प्लांट जो है वो देखा और वहाँ से ये इंस्पिरेशन लेके या उसकी इम्पोर्टेंस देख के वो जो है इसको स्पेन लेकर आया वापस. तो स्पेन का जो रीजन है वो सबसे पहला रीजन है जहाँ पे चॉकलेट जो है या कोकोआ प्लांट जो है वो यूरोपियन रीजन के अंदर आया. एक और टेल जो है वो हर्नन कॉर्टेस के बारे में है कि वो एक कॉन्क्वेस्ट के दौरान जो है वो मायंस के अक्रॉस आया और उसने जो अपनी नॉलेज गेन की उनको जो है स्टडी करके तो वो नॉलेज जो है वो वापस जो है वो स्पेन लेकर आया और वो नॉलेज जो थी वो इन कोकोआ प्लांट्स की ग्रोथ और चॉकलेट बनाने के बारे में थी. एक थर्ड स्टोरी क्लेम जो है वो कहता है कि 1544 में कुछ फ्रायर्स जो थे वो फिलिप II जो था जो स्पेन का उस वक्त बादशाह था उसके सामने जो है वो कुछ मायंस को जो है वो प्रेजेंट करने के लिए लेकर आए और जब वो मायंस जो है वो उसके कोर्ट में आए
तो वो कोकोआ प्लांट जो है वो एज अ गिफ्ट लेकर आए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि माइंस के दरमियान इसकी सिग्निफिकेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इट सीम सूटेबल कि इसको वो किसी को जब रिस्पेक्ट देना चाहते होंगे तो वो एज अ गिफ्ट जो है वो देते होंगे। वैसे तो इनमें से कोई भी स्टोरी जो है वो ट्रू हो, 1500s में स्पेन में जो है वो चॉकलेट जो है वो बादशाहों के कोर्ट के अंदर पॉपुलर होना शुरू हो गई थी, और इसकी जो प्रॉपर जो इंपोर्ट है वो 1585 में स्पेन में शुरू हो चुकी थी। इसके बाद इटली और फ्रांस जो है उन्होंने जब अपनी जो है वो ट्रैवलिंग और कॉन्क्वेस्ट शुरू की, तो उन्होंने भी जो है वो सेंट्रल अमेरिकन रीजन से जो है वो इसकी इंस्पिरेशन ली। किंग लुई दी एट्थ जो कि फ्रांस का जो है वो बादशाह था, जब उसने शादी की तो उसने फ्रांस की जो बादशाह था उसकी बेटी के साथ की, और जब ये हुआ तो वो जब यहाँ पे आई तो वो अपने साथ जो तोहफे तहाक लाई उनमें जो है वो चॉकलेट भी शामिल थी। चॉकलेट अमेरिका जो है वो 1641 में आई, जब स्पेन से जो कुछ ट्रेड शिप्स थी वो इस रीजन के अंदर जो है वो ट्रैवल करते हुए दोबारा आई। और ये मैं सेंट्रल अमेरिका की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ से तो चॉकलेट जो ओरिजिनेट करती है, ये जो है फ्लोरिडा का रीजन है, यानी कि जो अपर नॉर्दर्न अमेरिका का रीजन है, वहाँ पे ये जो चॉकलेट है वो इस रूट के थ्रू आई। अमेरिका का सबसे पहला चॉकलेट हाउस 1682 में बना। बाय द लेट 19th and 20th century, कंपनीज लाइक कैडबरी, हर्शी, नेस्ले, इन्होंने जो है वो अपनी चॉकलेट प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दी, और आजकल के दौर में जो हम इतने बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं ये वहीं से जो है वो उसी टाइम से जो है वो स्टार्ट हुए, और इन्होंने अपनी चॉकलेट की जर्नी जो है वो उस टाइम से स्टार्ट की। वैसे तो आपकी जो रेगुलर चॉकलेट है उसको इतना हेल्दी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें काफ़ी स्वीट भी होता है, मगर जो डार्क चॉकलेट है उसको जो है वो काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आजकल के मॉडर्न डे में चॉकलेट जो है वो बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर भी आ चुकी हुई है। एक तो सिंपल मिल्क चॉकलेट होती है, फिर वाइट चॉकलेट है, इसी तरह जैसे मैंने डार्क चॉकलेट की बात की, फिर मिंट फिल्ड चॉकलेट है, ऑरेंज चॉकलेट है, रोज़ चॉकलेट है। तो बहुत सारे जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं वो जो है डिफरेंट लोगों ने जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं, और उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ भी हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस जो वैरायटी है चॉकलेट की वो बेल्जियन चॉकलेट है, और वो इसीलिए क्योंकि जब पहली दफ़ा यूरोप के रीजन में चॉकलेट आई तो वो इसी रीजन में आई, तो उसकी जो खासियत है वो उसके साथ आज तक एसोसिएट की जाती है। इसके साथ साथ जो है वो चॉकलेट की आजकल के दौर में जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हर साल वैलेंटाइंस डे के ऊपर जो है चॉकलेट जो है वो बड़ा ख़ास किस्म का गिफ्ट होता है, जो कि डिफरेंट कपल्स और पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को जो है वो एज ए ट्रीट देते हैं। तो अब ये मज़ेदार स्वीट किस्म की ट्रीट जो है वो मैं खाऊंगा, और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जी। फरहान, माशाल्लाह से प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कुछ लोगों को मिलता है, उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत के बाद एक लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलती है, 55 साल 60 साल, और माशाल्लाह से आपने यंग एज में इसको हासिल कर लिया। हमारी ढेरों दुआएं हैं आपके फ्यूचर के लिए भी, लेकिन जब नाम अनाउंस हुआ और प्रेसिडेंट की तरफ से दिया जा रहा था तो क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? इसके पीछे एक स्टोरी ऐसी है कि बड़ी मज़े की स्टोरी है ये जो प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला। जब मेरा केस फाइल हुआ केपी गवर्नमेंट से, पहले एक साल तो जब फाइल हुआ तो वो पेंडिंग रह गया था, कि कुछ ऐसे सिचुएशन गवर्नमेंट में आ गई थी कि उसमें ये पता चला था कि कुछ लोगों ने पैसे दे के अवार्ड्स को हासिल करने की वो की है। तो उसमें फिर जो पीएम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है उसने फिर इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लगाया, और उस साल किसी को नहीं मिला। ठीक। तो मेरा पेंडिंग रह गया था, तो फिर दोबारा केस फाइल हुआ केपी गवर्नमेंट से, और मैंने अल्लाह का नाम लेके मैं उम्रे पे चला गया अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। तो मैं और मेरी वाइफ मदीना से वापस आ रहे थे, तो बस में तो हमारे बैग्स किसी ने चुरा लिए, बिल्कुल मक्का में अपने होटल के 10 मिनट पहले जब मैं उतरा तो मेरे बैग्स मौजूद थे। मैंने सुना था कि यहाँ पे बैग्स ऐसे चोरी बहुत होती है। तो जब मैं अपने होटल के पास पहुँचा तो बैग्स नहीं थे,
तो मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे को देख रहे, हमारे साथ और भी फैमिली मेम्बर्स थे, उनके भी एक बैग चोरी हो गया था। और वो गिफ्ट आप यकीन करें सारा, दोनों बैग नए बैग थे, पुराने नहीं नए वाले, उसमें सिर्फ तोहफे थे लोगों के, जिसमें जानेमाज थी, तस्बियाँ थी, परफ्यूम्स थे जो ऊद वगैरह नहीं होते वो थे, बच्चों के खिलौने थे। मैंने मतलब अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए सारा वो चीज़ें ख़रीद ली थी कि उनको एक एक करके दे दूँगा, और वही 2 बैग चोरी हुए हैं। अच्छा। तो मेरी वाइफ काफ़ी हद तक रोई है। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली, मैंने कहा देखो बैग्स चोरी कहाँ हुए हैं, अल्लाह के घर पे चोरी हुए हैं। और जब अल्लाह के घर पे मैंने कहा चोरी हुए हैं तो वो ही जाने, अल्लाह ही जाने। मैंने कहा क्यों रो रही हो, आओ अपना उम्रा करते हैं। मैंने कहा छोड़ दो। वो खैर उम्रा भी कर रही होती थी, रो भी रही होती तवाफ़ के टाइम में, तो ज़ाहिर बात है वो वाइफ है मेरी, तो अब मैं उसको नहीं देख पा रहा, तो मुझे भी काफ़ी हद तक रोना आता था। मैंने कहा ना रो, बस हो गए तो चले गए तो चले गए, क्या हो गया। ऐसे लोग, मैंने कहा देखो, मैंने उसको एक चीज़ की मिसाल, मैंने कहा लोग चले जाते हैं तो ये तो खाली सामान था। तो बस फिर वो मेरे जो साथ बड़े थे, औरतें भी थी, हमारी आंटियाँ, वो उसने काफ़ी उसको वो कराया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। वो स्टिल वहाँ 4, 5, 6 दिन 7 दिन रोती रही। फिर मुझे कभी कभी मिलते थे, मोहब्बत बैगों से। वो ऐसा था कि मुझे कभी कभी लोग बोलते थे यार यहाँ पे फाउंड में बैगेज में कुछ बैग मिले। तो एक दफ़ा मुझे किसी ने बोला कि 3-4 बैग मिले तो आप आके चेक कर लो। आप यकीन करें, मैं 3-3.5 किलोमीटर पैदल गया हूँ और 3.5 किलोमीटर फिर पैदल आया हूँ, वो बैग हमारे नहीं थे। और जब मैं वापस आ रहा था ना, तो मेरी टांगों में यकीन करे दर्द शुरू हो गया था, क्योंकि मैं तवाफ़ भी किया था और बड़े स्पीड से किया था मैं, क्योंकि मैं वो स्पीड से करता हूँ, भाग के करता हूँ। तो उधर के बाद मैं 7 किलोमीटर चल के आया हूँ, मतलब गया हूँ और आया हूँ। तो मैं जब आया हूँ तो मेरी टांगें दर्द कर रही थी, तो मेरी आंखों में से आंसू आए, मतलब बैग्स के लिए नहीं, बस वो थकावट से, की वजह से। और क्योंकि मैंने फिर नमाज के लिए जाना है, फिर जाना है। तो बस फिर मैं 7 दिन बैगों के पीछे भी फिरता था, अपना तवाफ़ भी करता था, बैग्स खैर नहीं मिले। जब घर आया तो घर पे मैं, शाम का टाइम था और जानेमाज़ पे बैठा था, तो मैंने जब सलाम फेरा तो मेरा फ़ोन बजने लग गया। और जब फ़ोन बजने लगे तो मैंने पहले कहा नहीं उठाता हूँ, फिर मैंने कहा उठा लेता हूँ। जब नमाज़ ख़त्म की मैंने कहा चलो दुआ मांग लेता हूँ, बार बार आ रहा था। तो जब मैंने फ़ोन पिक किया तो अवार्ड सेक्शन से फ़ोन था। तो जब मैंने हेलो किया, मुझे कहते फ़रहान, मैंने कहा जी। कहते फ़रहान बेटा वो आप मुबारक हो, आप नॉमिनेट हो गए हो। तो मैंने कहा सर नॉमिनेट हो गया। कहते नहीं हो गया, आपका डन हो गया है। फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि हुआ है कि नहीं हुआ। जब मैंने फ़ोन बंद किया तो फिर मुझे सही रोना आया कि अल्लाह ने मुझे उसकी जगह ये देना था। जब ये देना था तो अल्लाह जब आपसे कुछ लेता है तो उसके बदले तो कुछ वो बहुत बड़ा देता है। जो आपके लिए खुदा सोचता है, वो मेरे बहुत 2-3 अच्छा लाख होता रुपए का जो सामान था वो मेरे लिए इससे बढ़कर नहीं था। ये मेरे लिए फिर ज़िंदगी का ऐसे एक मोड़ है कि मेरे साथ एक नाम अटैच। बहुत शुक्रिया फरहान महबूब आपके वक्त के लिए। ठीक है, आप आए और यकीन माने हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक एक प्रोग्राम हुआ और बहुत शुक्रिया एक बार Thank फिर you so से। much. ख़वातीन और हज़रात, जाते जाते सिर्फ यही कहना है कि जब हम किसी शख्स को देखते हैं तो उसकी सक्सेस पॉइंट पे देखते हैं, लेकिन आज हमने जाना कि इस सक्सेस तक पहुंचने के पीछे जो स्टोरी होती है वो जानना ज़रूरी होती है, और वही असल इंस्पिरेशन और वही असल मोटिवेशन होती है। मुझे, हलीमा को और पूरी एक और सुबह की टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।